नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज जो मतलब एक मुझसे जो उपेक्षा उपेक्षा क्या अपेक्षा कहूंगा उसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी एक्साइटेड हूं, इसलिए कुछ शब्द आज लड़खड़ाएंगे और सर्दी का असर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। और जैसा कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम नज़दीक है और आज 1 दिसंबर है और लगभग 20 दिन पूरे हमारे पास में हैं। विषय हिंदी प्रथम, आज जो पेपर करने जा रहे हैं वो प्रथम पेपर है और इसमें प्रश्न संख्या रहेगी 150। कुल 10 प्रश्न पत्र करवाऊंगा मैं और उसमें हो गए 1500 क्वेश्चंस लगभग होंगे। तो आप देखिए, ये सारी मेहनत जो है आप देख सकते हैं, ये आपके सामने थंबनेल है। ये मेहनत जो है वो की है आप लोगों के लिए। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, देखो मेरी फोटो कट रही है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपके लिए आज ऐसे प्रश्नों का चुनाव। दूसरा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, फटाफट आप लोग ईमानदारी से, आज आपको वास्ता है माता पिता और गुरु का। अगर गुरु मानते हो तो आपको माता पिता और गुरु का वास्ता है। आज आपको सबको स्टेटस लगाना पड़ेगा और सबको इसका लिंक शेयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी बताता हूं मैं। स्टार्टिंग के 2-4 मिनट आपके लूंगा, तब तक आप फटाफट शेयर भी कर देवें। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है, 1 मई को हमने टेस्ट सीरीज ली थी, तब तक आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो था वो चेंज हुआ नहीं था, उसमें किताबें लगती थी। तो पहले उसमें कुछ किताबों के क्वेश्चन थे, वो हमने हटाए। फिर हमने दूसरी बार सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, तो उसमें भी आपको पता है कितना भी कर लें कुछ गलतियां रह जाती है। तो ऐसी गलतियां रह गई थी, फिर हमने आंसर की वगैरह। तीसरी बार हमने सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट की, तब उसमें कुछ फिर क्वेश्चंस चेंज किए और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए, मतलब थोड़े से जो लगे एकदम हल्के क्वेश्चंस लगे, वो हमने निकालते निकालते बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जो 1 मई से थे वो रखे। और कल रात को, यानी 1-2 दिन पहले ही बात बता रहा हूं, हमने लास्ट 30-40 क्वेश्चन और चेंज किए और एक ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया है जो वास्तव में एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं इन 10 प्रश्न पत्र और 1500 प्रश्नों में से आपको पेपर में कम से कम बता रहा हूं, अधिकतम मैं नहीं जानता कितना, कम से कम 50 प्रश्न आपको एज इट इज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि हमने जहां जिस किताब से जहां जहां जो प्रश्न अच्छा लगा वो सारा कलेक्ट किया है। किसी को लगता होगा नहीं सर ऐसे ही आपने गाइड, नहीं, देखो व्याकरण के क्वेश्चन हमने जहां से लिए हैं वो भी कलेक्ट, मतलब एक सिलेक्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। साहित्य के लिए सिलेक्टेड लिए हैं, किताबों से लिए, वो भी काम पेपर में जहां कंफ्यूजन होता है वही प्रश्न लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं एक बार आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अभी तक बहुत लाइव कम है, देखो आप कम से कम चारण सर को इन 10 पेपर के दौरान आपको यह काम करना होगा कि हम 1000 तक भी लाइव पहुंचे, तब तो मेरी मेहनत का कोई अर्थ निकलेगा, अदरवाइज कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरी बात और बता दूं आपको, आप अगर चाहेंगे तो होगा, अगर आज के पेपर में आपको मजा ना आ जाए तो मैं आपसे दूसरे पेपर में शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। यह मेरा पूरा वादा है, मेरा आत्मविश्वास है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेकर मां सरस्वती का नाम। तो तैयार हैं आप और लास्ट में बताओगे आपका रिजल्ट क्या रहा। कॉपी पेन अपने पास लेकर बैठे। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो पेपर है, अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे सर हम ये सारे क्वेश्चन उतारेंगे, हमें टाइम लगेगा। आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। नीचे जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है एनडीसी क्लासेस, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस पर मैं इस पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा। आई बात समझ में? मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से उसका प्रिंट निकलवा लेना। फिलहाल आप एकाग्रचित होकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास करें। मेरे खुद के द्वारा निर्मित इसमें 30 से 40 क्वेश्चन है, बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने शेयर कर दिया होगा और अपने यार दोस्त मित्र सखा भाई बहन सबको जल्दी से जल्दी लाइव आने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, इन शब्दों में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो किसानी, आदमियत, उपवन और गंदगी, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो पहले का आंसर, आज मैं इतना थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, 150 क्वेश्चन का मैटर है। तो देखिए, किसानी में क्या होता है, किसान होता है और किसान से हम क्या बनाते हैं, किसानी। आदमी से हम क्या बनाते हैं, आदमियत। और गंदा गंदा विशेषण होता है, गंदा विशेषण से हम क्या बनाते हैं, गंदगी। लेकिन उपवन क्या है, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो पहले का राइट आंसर होगा सी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आसिरो न म्हारो थे विण तीनों लोक मझार। अब आपको ये लगेगा सर एकदम से व्याकरण में आप दूसरा क्वेश्चन ही मेरा खले, आपने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ऐसा ही था, सारे क्वेश्चन मिक्सअप कर रखे थे। ऐसा नहीं था कि पहले साहित्य के आ रहे हैं फिर व्याकरण के आ रहे हैं फिर मनोविज्ञान के आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो हम हर तरह से तैयार रहेंगे। और आसरो ना म्हारो थे विण
तीनों लोक मजार, यहां व्यक्त भाव है। किस प्रकार का व्यक्त है? ये मीरा की पंक्तियां हैं कि और आसरो ना मारो, मेरा और कोई आसरा नहीं है, थेविण थाविना, है ना, तीनों लोग मजा, तीनों लोगों के मध्य मेरा और कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। यहां व्यक्त भाव क्या है? मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है यहां पर? तो यहां पर क्या, प्रेम, हर्ष, घृणा? तो आप देखिए यहां तो ये तो है ही नहीं, आपने आंसर दे दिया होगा, मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगा तब तक आप आंसर दे दीजिएगा। अनन्यता। लेकिन आप एक बात जरूर करें दोस्तों, मैं पेपर अपलोड करूंगा, आप अपने कॉपी के अंदर आंसर लिखते चलें, पहले में सर ने बी बताया, दूसरे में सी बताया, तीसरे में डी, ताकि पेपर देखो तब दिक्कत नहीं आए, मैं उसमें आंसर लगा के नहीं रखूंगा। ठीक है, तो दूसरे में है अनन्यता। आगे देखिए, मीरा ने प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर, प्रभु हरि अविनाशी, प्रभु को क्या कहा है? अविनाशी। देशु प्राण अकोर, मैं देशु प्राण अकोर, यहां अकोर शब्द का क्या अर्थ है? यहां अकोर शब्द का अर्थ क्या है? तो आप देखेंगे यहां अकोर शब्द का अर्थ उत्सर्ग है, किनारा है, निर्वासन है या रमना है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्ग। अगर ये पेपर आपको आता है तो यकीनन मानिए आप सिलेक्टेड स्टूडेंट में से हैं और आप कंपटीशन में बने हुए हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। थेविण माने जगन सुहावा निरख्या सब संसार, ये निरख्या है। थेविन माने जगन सुहावा निरख्या सब संसार, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव कौन सा है? मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मीरा, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण, कबीर और सूरदास, ये जो हैं, इनमें आप दो चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। एक आप हिंदी का बार बार थोड़ा सा सार जो है वो रिपीट कर लेना, कि उसको सार चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको सार पढ़ना है। कबीर में मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो। दूसरा, आपको जितने भी शब्दार्थ हैं वो याद रखना। अभी संस्कृत विभाग में कबीर का एक प्रश्न आया था, उसमें इसी प्रकार से शब्दार्थ का अर्थ पूछा था। हालांकि जो अनुभवी होते हैं वो तो निकाल लेते हैं उस पंक्ति से ही, लेकिन अगर आपके पढ़ा हुआ हो तो आपको बड़ा अच्छा लगे। तो थेविण माने जगना सुहावा निरख्या सब संसार, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव कौन सा है? तो इसमें मीरा का व्यक्त भाव है कौन सा भाग? प्रतीक्षा, मिलन, वियोग या सांसारिक वितृष्णा? बताइए। बिन माने जगन सुहावा निरख्या सब संसार, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या प्रतीक्षा है, क्या मिलन है, क्या वियोग है या सांसारिक? तुम्हारे बिन मुझे संसार सुहाता ही नहीं है, ये रहा यहां भाव, सांसारिक वितृष्णा। देखते हैं आप में से सबसे पहले 150 प्रश्नों की आंसर की बनाकर और मुझे 70, 23, 92, 97, 87 पर कौन भेजता है, और नाम लिखकर कि सर सबसे पहले आंसर की मैं भेज रहा हूं। जो भी भेजेगा उसे मैं हिंदी पॉइंट पर, जो है सबसे जो पहले भेजेगा उसे हिंदी पॉइंट पर मैं जो मेरी जो एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो फ्री ज्वाइन करवाऊंगा, और ईमानदारी से कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, जिसने पहले भेजा उसी को फ्री ज्वाइन करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब आगे चलते हैं 5 नंबर। अकर्मक क्रिया नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरे स्टूडेंट काफी पूछते थे सर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करें, उड़ना, चलना, बैठना, खेलना। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ये देखना होता है, पहले तो आप आंसर बताओ कि क्या होता है। आंसर बता दिया आपने। चलिए देखो, आपको यह देखना होता है कि निम्न में से किस क्रिया के साथ कर्म आ सकता है। क्या उड़ने के साथ कर्म आ सकता है? नहीं आ सकता। चलने के साथ नहीं आ सकता, बैठने के साथ नहीं आ सकता, खेलने के साथ, चाहे वो खेल खेल रहा है, चाहे वो बॉल खेल रहा है, यानी यहां पर कर्म आ सकता है, लेकिन इन 3 के साथ कर्म नहीं आ सकता। इसका राइट आंसर होगा 5वें में डी। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि इस कवि को कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? तो बताइए। पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, राम सिंह, है ना। देखो जहां तक क्या होगा मैं बताऊं, अगर आप सही तरीके से अभी इस पेपर को हल करना चाहते हो, चलो आज ये तो पहला पेपर है, आप आगे भी करो तो कैसे, मैं बताता हूं। रेगुलर रहोगे तो आप पहले से है ना इस तरह से तैयार रखो, या अपनी ओएमआर सीट की एक पीडीएफ में, ओएमआर सीट नहीं ऐसे तैयार रखो, उसमें क्या है इस तरीके से, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, इस तरह से 8, इस तरह। उसके बाद क्या करो, पहले प्रश्न आए ना तो आप खुद अपना आंसर दे लो कि भाई मेरे अनुसार ए है, आपको लगे ए है, राइट। दूसरे का आपने बी बताया, मैंने कहा इसमें सी होगा, तो आपने गोला कर लिया और वहां लिख लिया सी, ताकि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, और लास्ट में आप मुझे बता भी पाओगे, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। तो क्या पुष्पदंत को कहा जाता है, अब्दुल रहमान को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है, राम सिंह को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों किसको? स्वयंभू। अपभ्रंश का और स्वयंभू की रचना का क्या नाम है दोस्तों? पौमचर्यु। क्या नाम है? पौमचर्यु। पुष्पदंत की महापुराण, है ना। और एक कौन सी है? रिट्ठे, रिट्ठे मणिचर्यु, रिट्ठे मणिचर्यु, ये इनकी रचनाएं हैं।
ऐसे ही राम सिंह की दोस्तों कौन सी रचना है, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा। और अब्दुल रहमान की कौन सी है, संदेश रासक। आप याद करोगे कि वास्तव में सर आपने जो बताया था वही पेपर में आ गया। तो ये चारों रचनाएं बता दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से बीसलदेव रासव के रचयिता कौन है, बीसलदेव रासव के रचयिता कौन है, बताइए। देखिए बीसलदेव रासव के रचयिता कौन है, फटाफट बताएं। बीसलदेव रासव के रचयिता हैं नरपति नालय। बीसलदेव कौन है, नरपति नालय। भट्ट केदार का बताओ, चंद्रवरदाई का, पृथ्वीराज। जगनिक का कौन सा, चलो बताओ, जगनिक का कौन सा है, जगनिक का है परमाल रासो। कौन सा है, परमाल रासो। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, नरपति नालय। आगे चलते हैं। विद्यापति पदावली में इस रस की प्रधानता है। विद्यापति पदावली आप जानते हैं कि उसकी भाषा कौन सी है, तो इसमें किस रस की प्रधानता है दोस्तों, तो बताइए। क्या वीर रस है, श्रृंगार है, शांत है, वात्सल्य, जल्दी से बताइए। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है, तो इसमें आप सब जानते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता है। मैं आपको बता दूं कि हमने इस पेपर में जो शेड्यूल है उसमें शिक्षण विधियां शामिल नहीं की है। इसका कारण है शिक्षण विधियों के 50-50 के 10 सेट जो हैं वो मैं कल से हो सकता है स्टार्ट कर दूं, तो उसमें मैं आपको 10 या 5 सेट करवाऊंगा। उसमें मैं आपको सारी शिक्षण विधियों के सार जो है वो बता दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। शिक्षण विधियां लास्ट जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2-3 टेस्ट लूंगा ना, उसमें मैं आपको शामिल कर दूंगा शिक्षण विधियां, ठीक है। चलिए, तो विद्यापति पदावली में इस रस की प्रधानता है श्रृंगार रस। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदिकाल का नामकरण के बारे में सही है, मतलब आदिकाल का जो नामकरण किया गया उसके बारे में कौन सा सही है। देखिए, वीर प्रशस्ति युग, विजेंद्र स्नातक, वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल, अंधकाल, कमल कुल श्रेष्ठ, चारण काल, राम कुमार वर्मा। इसमें से कौन सा असंगत है, कौन सा सही नहीं है, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो अब तक तो आपने आंसर दे दिया होगा कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी। अब क्यों होगा, नहीं सर कमल कुल श्रेष्ठ ने तो अंधकार काल कहा है और रीति काल को जो है वो कला काल का है, लेकिन आप जानते नहीं है अंधकार काल का है, अंधकाल नहीं का। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। अगर बाई चांस कोई एक आध मैं गलत बता दूं तो आप मुझे जरूर बता दीजिए कि सर आपने ये प्रश्न का गलत उत्तर बताया था, हमारे अनुसार ये होगा, मैं जांच करके आपको बता दूंगा। रनित भृंग घंटावली, झरतिदान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। तो इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, जल्दी से बताइए। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, बताइए। रनित भृंग घंटावली, धरतीदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। सबसे पहले मैंने जिस हिसाब से इसे पढ़ा, क्या आप कह सकते हैं कि इसमें आपको बड़ा जोश आया, नहीं आया। इसका मतलब ओज तो इसमें नहीं होगा। खैर आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा, आप उत्तर देने में थोड़ा जल्दी रखिएगा। क्या इसमें आपको पढ़ा मैंने, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, इन पंक्तियों में कौन सा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन पंक्तियों में आपको समझ के आया। आपको समझ आने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे है माधुर्य, यहाँ पे माधुर्य गुण है। आप इस प्रकार के जब मधुर शब्दों को पढ़ लो ना, है ना, मंद मंद आवत चलो, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे बार बार ये अनुस्वारों का आना, ये चीजें आपको माधुर्य गुण की ओर ले जाती है। तो मैं अक्सर अपनी क्लास में यही बताता हूँ कि हम सारे पदों की, सारे दोहों की हिंदी नहीं पहचान सकते, हिंदी सबको नहीं आती है। बिना हिंदी आए आप अलंकार कैसे पहचाने, बिना हिंदी अर्थ आए आप काव्य गुण कैसे पहचाने, वो तरीके जो हैं उनमें से एक ये तरीका है माधुर्य गुण का। आगे चलते हैं आप लोग। कही रहीम संपत्ति सग, बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। अब ये बड़ा क्लिष्ट है, कौन सा काव्य गुण है। कही रहीम संपत्ति सग, बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। बताइए, देखिए इसमें कौन सा काव्य गुण है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप पहले उत्तर दीजिए। आपने उत्तर दे दिया होगा अब तक, कौन सा किया आपने, आपने कर दिया। चलिए देखिए, इसमें आप एक चीज माने, जब भी कभी रहीम वृंद, है ना, रहीम वृंद और भी जैसे मान लो है, अगर उनके नीतिपरक दोहे आ जाए, कैसे आ जाए, नीतिपरक दोहे आ जाए, और आपको समझ में नहीं आए, अगर मान लो कोई बिहारी का, कोई श्रृंगार का दोहा, वो अलग बात है, नीतिपरकता अगर उसमें दिखने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन पे आपको अर्थ की ओर नहीं जाना है, क्योंकि अर्थ सबके समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक आध का मैं बता दूंगा, अपनी विद्वता प्रदर्शित कर दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। उस कंडीशन पे आप कौन सा करना, प्रसाद गुण करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा की इस पंक्ति में, उक्ति में भक्ति का कौन सा गुण प्रमुख है कि अरज करूं अबला कर जोरे, अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। गजब पंक्ति है,
बताइए इसमें मीरा क्या कहना चाहती है, इसमें मीरा का कौन सा भाव है? क्या मीरा कृष्ण जी से लड़ाई कर रही है? लड़ाई तो नहीं कर रही, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये दो तो हो ही नहीं। अब प्रसाद और माधुर्य की ओर जाना है, तो यहाँ पे अर्ज करूं अब ला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी। मुझे बताओ यहाँ कहाँ श्रृंगार की बात हुई? श्रृंगार की बात नहीं हुई, तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा गुण होगा? इसमें प्रसाद गुण होगा दोस्तों, प्रसाद गुण होगा। दोस्तों देखिए, लाइव कम रहोगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना पड़ेगा, है ना। बीच बीच में जो छोटी सी ब्रेक ले लिया करो, कोई क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूं तब। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, चलो कोई बात नहीं, आज का पेपर हल करो आप तो कंसंट्रेट होके, लेकिन ईमानदारी से क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट आप मुझे समर्पित जरूर करोगे, ठीक है। समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा का समाहार किया जाता है। व्याकरण आ गई भाई, जैसे मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है क्या? समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा का समाहार किसमें किया जाता है? तो समूह और द्रव्य ये दोनों भेद किसके हैं, ये पूछ रहा है, बस बात खत्म। बताओ देखा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, इसमें छायांकित पद कौन सा है? यानी इस ऋग्वेद में आपसे पूछा है कि कौन सा, मतलब क्या है ऋग्वेद में? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है? बताओ देखें इसमें क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में से क्या है? मुझे बताओ देखें, ठीक है। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? संज्ञा है। अगर आपसे पूछे प्राचीनतम, ये क्या है दोस्तों? तो आप बता सकते हो विशेषण। खैर इस प्रश्न का उत्तर तो संज्ञा है, तो आप बता सकते हो विशेषण। अगर मान लो ये रेखांकित, तो आपसे पूछे तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें हर चीज का पता है। अगर ये पूछे आपसे तो क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है ना। समझ गए बात को? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर में कुल कितने अक्षर है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर लोग गलत करते हैं, अपने आता नहीं है, लेकिन रीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। महावीर में कुल कितने अक्षर है? आपको क्या करना है, इस तरह से तोड़ना, म धन अ धन ह धन आ धन व धन ई धन र धन अ। अब काउंट कर लीजिए ये कितने, ये पूछ रहा है महावीर में कितने अक्षर है, तो पहले इसको तोड़ो फिर काउंट करो। अब आप काउंट करोगे, काउंट करके आपके अक्षर आएंगे 8, लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं है क्योंकि मैंने ही हटाया था। लेकिन याद रखें इसमें 8 नहीं है, इसमें कितने हैं? 7 है। क्यों? किसी भी शब्द में जो लास्ट में अगर अ आए तो उसे काउंट नहीं किया जाता, केवल अ को काउंट नहीं किया जाता, बाकी हर स्वर काउंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें में सी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? भाई पृथ्वीराज रासो के बारे में हम इतना पढ़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा विवादित चीज क्या है? तो आप विवादित चीज देखिए, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित चीज क्या है? तो सबसे विवादित क्या है बताओ, देखिए जल्दी से उत्तर दीजिए। अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा। ऐतिहासिकता, उसकी ऐतिहासिकता को लेकर प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक कोई भेद चलता है। कुछ लोग कहते हैं प्रमाणिक है, कुछ लोग कहते हैं अर्ध प्रमाणिक है, कुछ लोग कहते हैं अप्रमाणिक है। लेकिन अर्ध प्रमाणिक की आपको बेस्ट ट्रिक बता देता हूं। अर्ध प्रमाणिक, जो विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, आपको पता है क्या? चलो बताओ देखें फटाफट। अर्ध प्रमाणिक की है, अगर 1000, मैं बता तो सारी दूं लेकिन अभी फिर लंबा हो जाएगा। अगर 1000 मुनि सुने तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर चन्नाटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय, सुनीति कुमार चटर्जी, ये 4 होंगे। अगर चन्नाटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय और सुनीति कुमार चटर्जी, ये 4 ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक है। तो पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवाद जो है वो इनके पक्ष को लेकर है, ऐतिहासिकता वाले पक्ष को लेकर। जैन साहित्य में राम कथा इस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी। बताइए देखें, स्वयंभू एक जैन कवि था, और उस जैन कवि ने जो राम का चरित्र लिखा था, उस राम के चरित्र में स्वयंभू ने किस नाम से लिखा था? आपको इसका उत्तर देना है। और कहा जाता है कि जिस भी नाम से लिखा था, इन 4 में से एक नाम है, कहा जाता है कि उन्होंने राम पर जैन धर्म को हावी करने का प्रयास किया, और अंत में राम को भी भद्र होते बताया गया है कि भाई देखो राम भी जो है वो मतलब अंत में जैन धर्म ग्रहण करते हैं, एक तरह से ये बताने का प्रयास किया है। तो ये बहुत ही विरोधात्मक बात है। चलिए आपने उत्तर दे दिया होगा। पौम चरियु का मतलब होता है राम का चरित्र, जैन भाषा में, जैन साहित्य। कटति प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? कटति प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? जहां से जो मुझे अच्छा प्रश्न लगा मैंने सिलेक्ट किया है। चलिए इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति में काव्य दोष कौन सा है। देखिए उत्तर दे दिया आपने, अब मैं डिस्कशन करूं। चलिए सबसे पहले आप बताओ, मैं अक्सर क्या है कि क्लिष्ट प्रश्नों को गलत उत्तर के आधार पर ढूंढता हूं। इसमें दुष्क्रमत्व नहीं है, क्योंकि दुष्क्रमत्व आप कहां कहां होता है? पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, है ना।
नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, वहां होता है दुष्क्रमत्व। क्लिष्टत्व जहां पढ़ने में कर्डति प्रतिध्वनि, जैसे वो विचारोत, नहीं वो क्लिष्ट, अच्छा क्लिष्टत्व, हाँ क्लिष्टत्व तो वहां होता है, कौन सा, वही वो अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को बजिए बारंबार, है ना, चार मिले 64 खिले हर्षित, वही बात है। तो जहां बड़ा घुमा फिरा के अर्थ निकाला जाता है, हेम सुता पतिता तिलकता स्तुति जो मोए, हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी रति न फेर, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये क्लिष्टत्व के उदाहरण हैं। तो ये दो तो होंगे नहीं। श्रुति कटुत्व वहां होता है दोस्तों जहां सुनने में कटुता, विचारोत्कृष्टता, धृष्टता, इस प्रकार से जो बोलने भी कठिनता से जाते हैं और अजीब से सुनाई देते हैं, जो सुनने में कटु लगते हैं, वो होते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा बचा, लास्ट में बचा कौन सा, ये ग्रामत्य करना है। कौन सा होगा ग्रामत्य, कड़ति प्रतिध्वनि, है ना, कड़ति प्रतिध्वनि अनिवार्य सत्याघात की, इसमें ग्रामत्य दोष है। चलिए आगे, मूंड पे मुकुटधारी सोहत गोपाल है, इन पंक्तियों में काव्य दोष कौन सा गोपाल है, बताओ देखें, जल्दी से बता दीजिए, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। आज 150 क्वेश्चन तक ना तो मेरी एनर्जी मतलब खत्म होगी और ना आपकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए। आज हम में ये प्रतिस्पर्धा है, आपको सिलेक्शन चाहिए और मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, दोनों का लक्ष्य एक ही है। चलिए, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। तो आप जानते हैं श्रुति कटुत्व तो मैंने आपको बता दिया, इसमें नहीं होगा। दुष्क्रमत्व आप जानते हैं कहां होता है, अक्रमत्व कहां होता है, जैसे वही बच्चे को काट कर गाजर खिलाओ, अक्रम है ना, वो है ना, अमानुषी भूमि अवानरी करो, वो अक्रमत्व का उदाहरण है। समझ के बात आप। तो तीन नहीं है, फिर कौन सा बच्चा, ग्रामत्य। मुंडा, मुंडा जो शब्द है वो कैसा है, ग्रामत्य शब्द है। ईमानदारी से बताओ, अब तक ये 20वां क्वेश्चन चल रहा है। बाजी घोर निशान रान पहुआन चहुआन, पहुआन चहु दिस सकल सूर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तस, यहाँ कौन सा काव्य गुण है। बज्जी अघोर निशान रान पहुआन चहु दिस, पढ़ने से ही क्या आ जाता है, पढ़ने से ही आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कौन सा हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बताइए 20 तक किसी का गलत तो नहीं गया अब तक, जो 20 तक स्टॉप चल रहे हैं वो मजे में चल रहे हैं। हम चितवात हैं चितवो ना हरी, हिवड़ो बड़ो कठोर। मैं भी कहता हूं हम तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुम हमारी तरफ देखते नहीं हो, तुम्हारा हिवड़ा बड़ा कठोर। मुझे 3 दिन पहले याद है किसी ने कमेंट किया था, सर रेगुलर नहीं आते हैं। ये देखो रेगुलर, ये मेहनत खुद को करनी पड़ती है बालिके, ये मेहनत करनी पड़ती है तब जाके, और इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यह है कि अंत भला तो सब भला। रीट में भी मैं लास्ट में कुछ वीडियोस नहीं दे पाया, लेकिन लास्ट 3-4 दिनों मैंने 3-3 घंटे की क्लासेस दी थी, उसका फायदा हुआ था। अब जो मैं ये 10 क्लासेस दे रहा हूँ, ये तो 10 तारीख तक का टारगेट है, अभी तक 10 दिन और बचे हुए हैं, उनमें भी बीच बीच में क्या क्या दूंगा, उसका फायदा आपको रिजल्ट में मिलेगा। हम चितवा थे चितवा नहीं, हिवड़ो बरो कठोर। आप शेयर नहीं करते हो, आपका हिवड़ा बड़ा कठोर है। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव कौन सा है। हम चितवा थे चितवो ना हरी, मैं तो थान देखूं थे मन देखो ही गोनी। बताओ देखें, मैं तो थान देखूं थे मन देखो ही गोनी, तानो देवे उपालंब है, क्या है, उपालंब है। मीरा यहां दे रही है, तान्ना दे रही है, उपालंब दे रही है, तो ये आंसर सही किया। गलती से ये तो नहीं कर दिया, ये नहीं होगा, याद रखना उपालंब होगा। आगे चलते हैं। खालिक बारी कथा के रचनाकार, खालिक बारी, खालिक बारी नाम ही इसका खाली है। ये बताओ, एक आदमी था जो खाली नहीं था, है ना, वो आदमी का उत्तर आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन उस आदमी ने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। बताइए वो इंसान कौन था। वो इंसान था अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा। भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। भविष्यत कथा, धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जोइंदू, जल्दी से बताइए। अगर आपको इन चारों की रचना याद है तो उत्तर आपके सामने जरूर निकल के आएगा दोस्तों। भविष्यत कहा, अरे भैया भविष्य, भविष्य तो तभी सुरक्षित रहता है जब पास में धन हो। और 22 तारीख के बाद में साहब हम 44,500 प्रति महीने लेने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अब हमें जीतना ही होगा। ये आर पार की लड़ाई है। इन 20 दिन में 10-10 घंटे, 200 घंटे में हम वो कर दिखाएंगे जो लोग पिछले 200 महीनों में नहीं कर सके होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा धनपाल। आगे चलिए। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है।
का बरखा का बरसा जब कृषि सूखने समय चूके पुनि का पछताने। किस टाइप की बात है? क्या श्रृंगार की बात है? क्या लड़ाई झगड़े की बात है? या सिंपल सी बात है? मुझे बता दीजिए किस टाइप की बात है ये। आपने बता दिया होगा का बरसा जब कृषि कृषि सुखाने। यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ श्रृंगार नहीं है, ये नीति परक बात है, प्रसाद गुण होगा। बड़े होशियार हैं भाई, अब तक एक भी गलत नहीं चले। ईमानदार से बताओ। चलो ये 25वां क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर दे देते हैं पहले। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजिता जी मार मार गुचले चक्कर अहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कल मले। बताओ, देखिए इस पंक्ति को पढ़ते ही आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? दोबारा से, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजिता जी। बाजी बाजी यानी घोड़ों का वर्णन। श्रृंगार में घोड़ों का वर्णन कहाँ होता है? मुझे बताओ तो। हाथी घोड़े सैनिक का वर्णन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। चक्कर ही, और जब संयुक्ताक्षर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तब वहां क्या होता है? अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ओज। अब बताओ 25 क्वेश्चन तक ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि सर एक भी गलत नहीं हुआ 25 तक? तो आगे चलते हैं हम। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो बताइए ये किस टाइप की बात है? तो आप सबके दिमाग में मेरी वाली जो ट्रिक है वो आ चुकी होगी कि गुरुजी या तो नीति परक बात है। तो गुरुजी नीति परक बात है तो इसमें गुण सो कर सो, इसमें प्रसाद गुण कर सो, है ना, प्रसाद गुण। चलो आगे। निम्न में से आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। एक ऐसी चीज है जो आदिकालीन साहित्य की नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। आदिकालीन साहित्य पर वीरता, क्या आदिकाल में वीरता थी क्या? वीरता तो थी, वीर और श्रृंगार तो भिन्न है। युद्धों का सजीव वर्णन, बिल्कुल चारण जाति के जो कवि होते थे वो कलम और तलवार दोनों के धनी होते थे। उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो लाइव लिखा है, एकदम लाइव डिटेक्टर की तरह जाके देखते थे और युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, जिसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सामने ही, जो मतलब यूं कह सकते हैं कि जिसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सामने हमारे युद्ध हो रहा हो। ऐसे नहीं थे, इसीलिए तो राम कुमार वर्मा ग्रियर्सन ने चारण काल कहकर पुकारा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुरुजी चारण है, जन चारण फेंके लंबी लंबी, ना ना इसी बात को नहीं। खेत न कोता कातरा और धान न खोता बीज, इतिहास उठा के देख ले, चारण भी है कोई चीज। भैया इतिहास उन्होंने लिखा है, डिंगल आज तक चारणों की बोली है। व्यापक राष्ट्रीयता की भावना, व्यापक राष्ट्रीयता, क्या उस समय व्यापक राष्ट्रीयता की भावना थी? सभी लोग राष्ट्रवादी थे। अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण, देखिए इसमें कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो मैं बता दूं, इसमें आपने उत्तर दे दिया होगा, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। कैसी भावना थी? संकुचित। आगे चलते हैं। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अब अपभ्रंश में हुई है। देखिए यहां एक ऑप्शन, वहां आपको क्या मिलेगा? अवहट मिलेगा। ये ऑप्शन मुझे चेंज करना था, भूल गया। अपभ्रंश, अवहट, मैथिली, मागधी। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? यहां बंगला को छोड़ो, अवहट है मान लो। अब बताओ, देखें विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? आपने आंसर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा मैथिली। अवहट भी नहीं होगा, लेकिन हमारा ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा जरूर। वो तो अपने कीर्तिलता कीर्तिपता की बात है, देसील बनिया सब जन मिठा। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? एक ऐसा कवि है जो जैन धर्म से नहीं आता है, वो कौन है? स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू, विद्यापति। बताइए देखिए कौन सा है वो? तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, विद्यापति। निम्न में से जोड़ा सुमिलित कीजिए। ये मेरे फेवरेट प्रश्न होते हैं, है ना। आगे एसआई के लिए जब मैं बहस लगाऊंगा तो इस बार मैंने सोच रखा है वर्ण टॉपिकों से संज्ञा इतना उधेड़ के रख दूंगा एक टॉपिक को कि एसआई के अंदर पिछला रिकॉर्ड है 90 प्लस लाने वाले 27 स्टूडेंट थे। इस बार ये होना चाहिए कि 95 प्लस लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या 50 प्लस होनी चाहिए, तब मजा आएगा। इस हिसाब से व्याकरण करवाएंगे। चलिए, निम्न जोड़ा सुमेलित नहीं है, एक चीज गलत लिखी हुई है, जल्दी से बताइए कौन सा? ह अली जीवा, व दंतोष्ठ है, ओ औ ओष्ठ है, ए आई कंठ तालु। अब बताओ, मुझे तो बहुत शानदार प्रश्न लग रहा है। आपने उत्तर दिया या नहीं दिया? जल्दी से बताइए, सही हुआ कि नहीं हुआ? इसका राइट आंसर है ये। कैसे? ये अली जीवा है, बिल्कुल है। ये काकल्य है, बिल्कुल है। ये दंतोष्ट है, वह केवल दंतोष्ट में। जब मैं ट्रिक बढ़ाता हूं, मेरे यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है, वह केवल दंतोष्ट में। और ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ट, यानी ओ और औ कंठोष्ट होते हैं, न कि केवल ओष्ठ होते हैं। आगे चलते हैं। सही नहीं है, प्रकंपित र, संघर्षी च छ ज झ, पार्श्विक व्यंजन ल, उच्छिष्ट ढ़ ढ। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों में आपको समय दूंगा, चिंता मत करो, चेक करके देखो कौन सा नहीं है। र, प्रकंपित, संघर्षी, पार्श्विक, उच्छिष्ट व्यंजन, जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है? आपने आंसर दे दिया होगा अब तक, तो इसका राइट आंसर होगा
ये बी ऑप्शन की रीजन, ये स्पर्श संघर्षी है ना कि संघर्षी है, ये कैसे हैं, ये स्पर्श संघर्षी हैं। आगे चलते हैं, मीरा की भक्ति मानी जाती है। ये प्रश्न तो मुझे सबसे कठिन लगता था, जैसे मुझे जीके के अंदर लगता था कि संसद से तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पेपर में कंटिन्यू 3 बार आया था। और मीरा की भक्ति मानी जाती है माधुर्य भाव की, सख्त, ये सख्त नहीं है, सख्य भाव की, दैन्य भाव की, दास्य भाव की। तो बताइए मीरा की भक्ति किस प्रकार मानी जाती है? तो याद रखें दोस्तों, मीरा की भक्ति मानी जाती है माधुर्य। और ऑप्शन में माधुर्य नहीं होगा तो क्या होगा? दाम्पत्य, दाम्पत्य भाव की, है ना। चलिए आगे चलते हैं। गृह त्यागने के बाद मीरा का अधिकांश समय कहां बीता था? ये प्रश्न तो एक ऐसा प्रश्न है, मैंने अपनी जिंदगी में जब पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तब एक बार मेरे से बहस कर ली थी किसी ने। इसका आप राइट आंसर आप जानते हैं, तो जीके में भी आता है वृंदावन। मैंने कहा था कि मीरा का समय द्वारका वृंदावन में बीता था। तो नहीं, सॉरी, गृह त्यागने के बाद मीरा का अधिकांश, हाँ अधिकांश समय, वो था अंतिम समय। मैंने कहा अंतिम समय जो था वो गुजरात में बीता था। तो वो कह रहे नहीं सर, वो तो द्वारका में बीता था, आप गुजरात कैसे बता रहे हो? बाद में उसे पता चला कि द्वारका गुजरात में ही है। ये बहुत अच्छी बात थी कि उसे पता चल गया। तो इसका राइट आंसर है वृंदावन। मीरा के काव्य में मुख्य स्वर क्या है? मीरा के काव्य में क्या अन्योक्ति स्वर है? अन्योक्ति क्या होती है, चलो पहले बताओ, चलो पहले उत्तर दो। अन्योक्ति स्वर, संयोग, श्रृंगार स्वर, वेदना की अनुभूति, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आओ, बचपन में आदत है उपयुक्त सभी कर लो, है ना। तो सर ऑल कर दो। चलिए, अन्योक्ति क्या होती है? अन्योक्ति का मतलब होता है, मतलब इशारे में किसी और बात के माध्यम से कोई बात समझा देना। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल, है ना। तो ये होता है अन्योक्ति अलंकार है इसके अंदर। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें शब्द शक्ति कौन सी है, नहीं पराग नहीं मधुर, तो इसमें है दोस्तों आर्थी व्यंजना। कौन सी है? आर्थी व्यंजना, नहीं पराग नहीं। और चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृक्ष भानुजा वे हलदर के पीर, आरपीएससी का फेवरेट है। इसमें है शाब्दी व्यंजना। और शाब्दी व्यंजना में भी कौन सी है? अभिधा मूली शाब्दी व्यंजना है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं थानिया लागे कौन के गुरुजी ने आवे तो है, या कौन लगे? सही से बताओ, लगे है ना कि गुरुजी ना था तो है। चलो ठीक है। मीरा के काव्य में मुख्य स्वर अन्योक्ति है क्या संयोग स्वर? देखो, मीरा के काव्य में वेदना की अनुभूति है, तीव्र वेदना, है ना। मीरा सिर्फ और सिर्फ पीड़ित है, कृष्ण को पाने के लिए दुखी रहती है, हर वक्त वेदना की अनुभूति है। आगे चलिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, खाना, देखना, उड़ना। बताएं, पढ़ना खाना अकर्मक क्रिया किसमें? पढ़ने में है, खाने में, देखने में या उड़ने में? जल्दी से बताओ। देखें, अकर्मक क्रिया तो आप जानते हैं, पढ़ने में हम कह सकते हैं कि किताब हो सकता है, कर्म साथ में आएगा। खाने में रोटी हो सकता है, ठीक है। देखने में टीवी हो सकता है। लेकिन उड़ने में क्या कर्म साथ में आएगा? कोई कर्म साथ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा होगा? डी राइट होगा। आगे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अब प्रश्न आ गए भैया गलत होने वाले, साव जिनके अब तक एक भी गलत नहीं हुआ वो सचेत होकर हल करें। इनमें से किस वाक्य में वह पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बताओ। देखें, वह कल गया, मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, बालक पढ़कर सो गया, उसने यह कार्य बच्चे से करवाया। तो आप जानते हैं पूर्वकालिक की एक पहचान होती है कि मुख्य क्रिया से पहले क्रिया आती है, उसके साथ कर लगा होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। तन मन धन करिवारणे, हृदय धरि लीजे हो, यहां मीरा का व्यक्त भाव कौन सा है? तन मन धन सब कुछ तेरे पे वार देती हूँ, हृदय धर लीजिए हो, तू बस मुझे अपने हृदय में बसा लेना। बताओ। देखें, इसमें कौन सा भाव है मीरा का? मीरा के व्यक्त भाव में है, प्रेम करती है ना मीरा कृष्ण से, लेकिन यहां भाव कौन सा है? प्रेम में सबसे जरूरी होता है समर्पण, जो आजकल नहीं मिलता। आगे चलते हैं। ये मत सोचना गुरुजी अपनी पीड़ा नहीं, अपने कोई पीड़ा नहीं है भाई रे मोहन। वो बताना जरूरी है। कल को वो अपने वो कौन सा है वो जैनेन्द्र वाला पाठ है, भगत जी। भगत जी जो चूर्ण बेचते हैं, आपने पढ़ा होगा। उसमें वो भगत जी जब भगत वो लेखक जो बताता है कि भगत जी जो चूर्ण बेचते हैं, भगत जी है क्या नाम उनका, जो भी है, तो वो कहते हैं ना कि कहीं आप मुझे चूर्ण बेचने वाला मत समझ लेना, ऐसी हल्की बात सोचिएगा भी मत। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं। तो मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बण्या विशाल, इन पंक्तियों में मीरा के मन की कौन सी दशा, मीरा के मन की कौन सी दशा व्यक्त हुई है? मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बण्या विशाल, कृष्णासक्ति, आध्यात्मिकता, विरह भावना, प्रतिशोध। क्या मोहिनी मूरत, सांवली सूरत और नैना बण्या विशाल। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, जिनके पास लक्ष्य गाइड है
शब्द शक्ति टॉपिक उसमें दिया हुआ है, उसमें बहुत से शब्द शक्ति के उदाहरण जो है वो गलत हैं। तो कहीं आप जो भी जहां से भी आपने पढ़ा है, जिस टीचर से भी पढ़ा है, तो उस किताब के ऑब्जेक्टिव के आधार पर गलती से ये मत सोचना कि उस टीचर ने गलत पढ़ाया होगा। टीचर ने गलत नहीं पढ़ाया होगा, आपका जो भी टीचर है वहां, उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस देखे हैं वो गलत दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। तो जब भी आप पढ़ो ना वो टॉपिक, तो उसके आधार पर सही आंसर मत मानना, ठीक है। मुझे याद आ गया, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने अवसर, इस पंक्ति में मीरा के मन की कौन सी दशा है? इसमें मीरा कृष्ण के प्रति क्या आसक्त है? कृष्ण के प्रति क्या है? आसक्त है। इसलिए वो, जब आदमी किसी के प्रति आसक्त होता है तो उसके सौंदर्य का ही वर्णन करता है कि वो घणो फूट रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम नहीं है? बढ़िया प्रश्न है। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर बताएगा वो मेरे खाते में 5 रुपए लिख ले, मैं 5 रुपए उसे दूंगा। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम नहीं है? जिसने बच्चे को घड़ी दी वह मेरा भाई है, जो करेगा सो भरेगा, जिसने नीली कमीज पहनी है वह मेरे अंकल हैं, जो बात तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूं। गुरु जी आज छोड़ जाए उन्हें। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम नहीं है? इन तीन में सर्वनाम है। अब देखो, जिसने जो सरल तो सगड़ा मिला गया मान, तो दो में जिसने और दो में जो, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं आरपीएससी में। अब बता दो, बढ़िया प्रश्न बनाया कि नहीं बनाया, ईमानदारी से बता दो। बनाया ना, शाबाश। चलिए आगे। जिसने बच्चे को घड़ी दी वह मेरा भाई है। देखिए, जिसने यानी किसी एक्स्ट्रा ने, जिसने बच्चे को घड़ी दी, तो ये तो सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, ये भी सर्वनाम है। जिसने नीली कमीज पहनी है वह मेरा भाई है, ये भी सर्वनाम है। लेकिन जो बात तुम जानते हो, तो यहां पर ये जो आया, ये किसके लिए आया है? ये बात के लिए आया। जो बात तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। इसका राइट आंसर होगा 39 में डी। तो शानदार प्रश्न है कि नहीं है ना। चलिए, इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हुए हैं? तो सारे विशेषण, लेकिन संज्ञा से बने हुए होने चाहिए। चलिए देखिए, जहरीला, कड़वा, लाल, सफेद, श्रद्धालु, रंगीला, पुराना, भगोड़ा। अब मेरे अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे वो इससे देख रहे हैं, तो ये प्रश्न 1 मई वाले पेपर में भी था, उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई उसमें भी था, और आज फिर है, और उसके बाद जैसे क्लास टेस्ट हुआ उसमें भी था, आज फिर है। फिर भी उनको ये विचार करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा है, क्योंकि कुछ चीजें याद नहीं रहती, समझनी पड़ती है। तो देखिए, ये किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? लाल, सफेद, श्रद्धालु, रंगीला, पुराना, भगोड़ा। अब ये तो क्या है, पुराना डायरेक्ट विशेषण है, हो ही नहीं सकता। आपने उत्तर दे दिया ना, चलिए ठीक है। ठीक है, यहां क्या बनाओगे? कड़वा, कड़वाहट से कड़वा बनाओगे, कड़वा से कड़वाहट बनती है। देखो ये, आप देखिए इसमें क्या होता है, श्रद्धा और रंग। तो एक रंग से रंगीला और श्रद्धा से श्रद्धालु, तो ये दोनों क्या है, संज्ञा से बने हुए विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा सी। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। इनमें से एक शब्द है जो जातिवाचक नहीं है। कौन सी नहीं है? जाति, भाई, महल, राजा, चोरी, जातिवाचक नहीं है। कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चोरी। चोरी में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो भाववाचक होती है। चोरी, प्रेम, दुख, सुख, मिठास, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पढ़ाई। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं में छायांकित पद है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है महात्मा गांधी हमारे, इसमें छायांकित कौन सा था भाई? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है से महात्मा गांधी, हाँ इसमें ये रेखांकित है भाई, मैं बता देता हूं। अब बताओ, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, इसमें छायांकित पद क्या है? यानी महात्मा गांधी में संज्ञा बताओ आप, जल्दी से बताओ महात्मा गांधी में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ सीधी जो व्यक्ति का नाम है उसी के बारे में बात हो रही है क्या? जी हाँ सर, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपने उत्तर दे दिया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त नहीं हुई है? इनमें से एक ऐसा है जहां जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आज देश में विभीषणों की कमी नहीं है। बिल्कुल, इधर की उधर, उधर की इधर करने वालों की कमी नहीं है। तो इसमें लग रहा है कि आपको युग को गांधी की आवश्यकता है, रावण पर राम ने विजय प्राप्त की थी, पाली भामाशाहों के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा है जिसमें जातिवाचक नहीं है, बताओ। देखिए उत्तर मिल गया। चलिए देखो, ये विभीषण, यहां विभीषण की बात नहीं हो रही, विभीषण जैसे लोगों की बात हो रही। यहां गांधी की बात नहीं हो रही है, गांधी जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों की बात हो रही है। यहां भामाशाह, जिस महाराणा प्रताप को दान देने वाले भामाशाह नहीं है, भामाशाह जैसे लोगों की बात हो रही है। लेकिन यहां रावण की और यहां राम की ही बात हो रही है, तो यहां पर्टिकुलर उसी व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा 43 में सी। आगे चलिए।
आचार्य वामनकृत काव्यालंकार सूत्र में काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुण कितने हैं? आचार्य वामनकृत काव्यालंकार सूत्र में काव्य गुणों का उल्लेख किया, कितने काव्य गुण हैं? वामन ने काव्य गुण कितने बताए हैं? तो वामन ने 3, 4, 9, 20, जल्दी से बताइए। वामन तो 20 हैं, फिर उनको 10-10 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलिए, गौड़ी काव्य रीति का संबंध किस गुण से? भाई आप जानते हैं, एक होता है वैदर्भी, एक होता है गौड़ी, और एक होता है पांचाली। 3 रीतियां हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। और वैदर्भी का संबंध किससे है? माधुर्य। गौड़ी का संबंध किससे है? ओज। पांचाली का संबंध किससे है? प्रसाद। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओज। आगे चलते हैं। महारारी गिरधर गोपाल दूसरो न कोया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा के इस पद में व्यक्त भाव क्या है? प्रेम, समर्पण, अनन्यता, आसक्ति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, चलो आप इस एक को तो किनारे कर दोगे, सपोज दैट कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं, इन 3 में से उत्तर निकालना बड़ा टिपिकल हो जाता है। यहां पे कैसे उत्तर निकाल देता है? मारो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मैं कह रहा हूं मेरा तो यह है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसमें सामने वाले को मेरा बता रहा हूं, तो समर्पण तो है ही नहीं ना। समर्पण कब होता है? जब मेरी चीज दूसरे के लिए है, तो ये समर्पण तो है नहीं। अब 2 आ गए, अनन्यता, आसक्ति। आसक्ति और अनन्यता में से एक उत्तर निकालना, जल्दी से उत्तर निकालो। पहले तो आप कईयों ने निकाल लिया होगा। आसक्ति कहां होती है? किसी के प्रति, मतलब किसी पर आसक्त रहना, उसी पर डिपेंड रहना, वहां आसक्ति होती है। जबकि यहां है अनन्यता। सी आंसर राइट होगा। आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया का वाक्य है, राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है, जंगल में मोर नाच रहा है। अकर्मक क्रिया ढूंढनी है, जल्दी से इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण बता दीजिए आप लोग। राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है, जंगल में मोर नाच रहा है। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आप में से जितने भी आंसर दे रहे हैं उसमें से कई जने इसका उत्तर गलत देंगे। अब इतना बोलते आप सचेत हो गए कि अरे कहीं गलत नहीं हो जाए, एक बार दोबारा रिवीजन करने लग गए। बताइए, देखें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो पूरा पेपर है मैं टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आज आप क्लास कंप्लीट करोगे तो 12-1 बजे के आसपास, रात को 12 बजे मैं ये पेपर, क्या सर बेटा मुहूर्त है कि? हाँ बेटा मुहूर्त है, तो 12 बजे पेपर अपलोड कर दूंगा। आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, मैं बिना आंसर अपलोड करूंगा ताकि पता चले। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं आप लास्ट में पेपर देख लें, क्यों? हम मेहनत ऐसे ही कर रहे हैं। पेपर दे देंगे, आंसर आपको यहाँ बताया जाएगा, आप लगा लेना और बढ़िया देख लेना, प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेंगे फाइनल। चलिए, इसका राइट आंसर होगा जंगल में मोर नाच रहा है। और मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, सबसे पहले वाक्य में क्रिया ढूंढो। आपको क्रिया मिल जाती है तो उसके बाद कुछ नहीं, आपको कर्ता मिले तो क्रिया को करने वाला मिले या नहीं मिले, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला मिले या नहीं मिले, दोनों के बीच में क्या लगा दो? क्या। तो जैसे यहां पर ये क्रिया है, पीता है, पीने का काम कौन कर रहा है? राम। राम क्या पीता है? दूध। उत्तर आ गया। लड़का क्या खेल रहा है? फुटबॉल। लड़कियां क्या पढ़ रही है? पुस्तकें। जंगल में क्या नाच रहा है? मोर। ये गलत प्रश्न है। क्रिया क्या? नाच रहा है। नाचने का काम कौन कर रहा है? मोर। मोर क्या नाच रहा है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलिए, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? समय पर सोना। अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। अब इसमें आप कई सोचेंगे नहीं सर इसमें तो इस टाइप का होगा, इसमें दोनों आंसर सही हैं, ये सही है वो सही है। कुछ नहीं, इसमें एक ही आंसर सही है और वो आंसर अब तक आपको मिल चुका होगा, उम्मीद करता हूं। देखते हैं, वो आंसर होगा वह नहाकर सो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। झंझाजी मृदंग शंख सहनाई, भरी ढोल दुदुम्बि सुहाई, बाजहि बहु बाजन सुहाय, जह तह जुवतन मंगल गाए। खतरनाक, शानदार, जबरदस्त है ना, झंझाजी मृदंग। लेकिन कुछ जबरदस्त नहीं है। स्टार्टिंग में एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको एक पहचान बताई थी, वही गुण है इसके अंदर। बताओ, देखें जल्दी से। बता दिया, कईयों को पता लग गया होगा, पढ़ के देख लिया। झंझाजी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बि सुहाई, बाजहि बहु बाजन सुहाय, जहां तह युवतिन मंगल गाय। सबसे इंपॉर्टेंट बात पकड़ ली, ये युवतियों के लिए। युवतियां क्या कर रही है? युवतियां मंगल गा रही है। मंगल गा रही है तो शादी ब्याह का ही अवसर होगा या युद्ध का अवसर होगा? नहीं होगा। इसके अंदर माधुर्य गुण है। और देखिए, मैंने आपको कहा था ये पहचान, ये रही ये पहचान, ये पड़ी सामने, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। घोड़ा अड़ार पान सड़ा विद्या बिसर जाए रोटो जड़े अंगार में कहो चेला किणवाए। घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए रोटो जड़े अंगार में कहो चेला किणवाए, है ना। ये अक्सर मैं सुनाया करता हूं आप लोगों को। बताइए इसमें गुण कौन सा है? सुन तो आपने बड़े कान खोल के लिए थे, अब बताओ इसमें गुण कौन सा है? कि घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए रोटो जड़े अंगार में कहो चेला किणवाए, है ना। विद्या बिसरी क्यों फेरी न थी, ये तो खैर वो है। चलिए इसमें प्रसाद गुण है। मैंने आपको कहा ही है कि जब नीति परक बात हो कि घोड़ा अड़ रहा है, पान सड़ रहा है, विद्या भूल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं किया। और ये जो 10 पेपर मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये आपके पूरे सिलेबस को एकदम निचोड़ कर रिवीजन करवाने वाला है। चलिए आगे। तो 50 क्वेश्चन हो गए, 51 में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले मुझे फटाफट बताओ, अब तक 50 में से एक भी गलत नहीं हुआ? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। चलिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। जिनके गलत नहीं हुआ ना, अब गलत होगा। जिनके गलत नहीं हुआ अब गलत होगा। बता दिया उत्तर? इसका उत्तर सबने बताया होगा सकर्मक, लेकिन इसका उत्तर है प्रेरणार्थक। गुरुजी फालतू बात नहीं, गलत कौन बताना। देखिए ये होता है पढ़ना, ये होता है पढ़ाना, ये होता है पढ़वाना, ठीक है। ये होती है मूल सकर्मक क्रिया, ये होता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, जिसमें कर्ता जो होता है, कर्ता जिसको प्रेरणा देता है, कार्य तो वो करता है लेकिन वो शामिल जरूर रहता है, और इसमें कर्ता शामिल नहीं रहता। तो ये तो आप पहचान लेते हो, लेकिन इस दूसरे रूप को आप पहचानते नहीं हो। अध्यापक ने जब बच्चों को पाठ पढ़ाया, पढ़ा किसने था भाई साहब? बच्चों ने पढ़ा था। लेकिन पढ़ाया किसने था? अध्यापक ने। अध्यापक ने पढ़ा नहीं, पढ़ाया है। प्रेरणा दी है बच्चों को, तब बच्चों ने पढ़ा है, तो इसका प्रेरणार्थक होगा। अब बता दो, आपको ये बात पता थी क्या? बहुत जनों को पता थी, मेरे स्टूडेंट सबको पता है, और कोई जो दूसरे जैसे मान लो किताबों से पढ़ के आए हैं, तो उनमें से जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ही पता है। बाकी अधिकतर लोग इसको सकर्मक, और दिमाग में कईयों के आया होगा कि द्विकर्मक सकर्मक है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। चलिए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है? पैसा पानी की तरह बहाया गया। फटाफट वही प्रश्न लगा के चेक कर लो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो अब तक आप में से कईयों ने उत्तर दे दिया होगा, पैसा पानी की तरह बहाया गया। फटाफट क्रिया लो, क्रिया को करने वाला ढूंढो, और दोनों बीच में क्या लगा दो। उत्तर आए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। लेकिन खैर इसमें उत्तर आ रहा है कि क्या बहाया जा रहा है, तो उत्तर आ गया पैसा। क्या बहाया जा रहा है? पैसा। तो इसमें मतलब पैसे को बहाया जा रहा है, तो ये हो गया सकर्मक। आगे चलते हैं। वह पानी पीकर सो गया, वाक्य में छायांकित क्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। वह पानी पीकर सो गया, इसमें छायांकित क्रिया कौन सी है? आप जानते हैं पीकर आ गया, इसका मतलब पूर्वकालिक है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। रात को निर्मित हुआ है, उससे पहले ये प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, और किताब पढ़ते पढ़ते बना। देखिए, आदिकाल से संबंधित कौन सा कथन संगत नहीं है? ऑप्शन ए, जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अभ्रंश भाषा में करते करते रहे थे कर रहे थे। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अभ्रंश भाषा में करते थे क्या? स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यहां एक शब्द खा गया है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि और षठ ऋतु कवि का सम्यक समावेश रासो ग्रंथों में किया गया। क्या किया गया था? क्या? संकुचित राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा संगत नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं इस प्रश्न को। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अभ्रंश भाषा में कर रहे थे, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि और षठ ऋतु कवि का सम्यक समावेश रासो ग्रंथों में किया गया है, और संकुचित राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो दोस्तों, आपको बाकी तीन का पता न चले, ये जरूर पता चल जाना चाहिए कि उस समय व्यापक राष्ट्रीय भावना का अभाव था, संकुचित राष्ट्रीय भावना तो थी। तो यहां हिसाब से ये अ देकर उन्होंने कंफ्यूज करने का प्रयास किया। हमारे टाइम 2016 में भी कबीर से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसमें उन्होंने अभाव कर दिया था, जबकि वो भाव था। इसका राइट आंसर होगा डी। बाकी तीनों सत्य बातें हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है या नहीं बनाया है? निम्न में से शिथिल स्वर नहीं है, मतलब तीन ऑप्शन में शिथिल स्वर हैं, बाकी शिथिल स्वर नहीं है। शिथिल स्वर बताएं। देखिए, आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? शिथिल, दृढ़, मध्यम नहीं पढ़ा? देख लो, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। शिथिल स्वर नहीं है। अ, ई, उ, ई, उ,
अ उ। दिमाग से अगर देखें ना तो उत्तर मिल जाएगा। शिथिल स्वर नहीं, देखिए इसमें शिथिल स्वर ये नहीं है। तो शिथिल कौन से होता है सर? अ, ई, उ, ये तीनों शिथिल होते हैं। समझ गए बात को? चलिए आगे। निम्नांकित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, मलिन, स्वयं। इसमें विशेषण कहाँ है चारों में से? तो विशेषण आपको मिला कि नहीं मिला? मिल गया। मलिन। विशेषण की सही परिभाषा क्या है? सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो आप जानते हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण नहीं है, मतलब तीन तो उपयुक्त है, एक नहीं है। यह पेंसिल अच्छी है, यह बैग में रख दो, यह पेन 5 रुपए का है, जो लड़की खो गई थी वह मिल गई। अब हम क्या करेंगे? तीन में यह देखा, आधे तो जो कोई करेंगे करेंगे, और सही भी होगा क्या? चलो चेक कर लो। सार्वनामिक विशेषण किसमें नहीं है? कहना क्या चाहता है? सार्वनामिक विशेषण किसमें नहीं है, बताओ देखें। यह पेंसिल अच्छी है, यह बैग में रख दो, यह पेन 5 रुपए का है, जो लड़की। आप देखो, जो लड़की के लिए आया है, यह पेंसिल के लिए है, यह पेन के लिए है, लेकिन यह बैग में रख दो। अब यह मान लो किसी चीज की ओर आया हो, मान लो मैंने कहा यह बैग में रख दो, यह बैग में रख दो, यह, तो अब यह किसी और के लिए आया, बैग के लिए नहीं आया ना, तो यह सर्वनाम है। इसका राइट आंसर होगा बी। जे दो ही पख उजड़ा जूझन पूरा जोधी। जहां कवि ने जूझन शब्द का क्या अर्थ बताया कि जे दो ही पख उजड़ा, जिसका मात्र पक्ष या ननिहाल पक्ष और ददियाल पक्ष दोनों ही क्या उज्जवल हैं, वो जूझन पूरा, वो पूरा पूरे क्या कहते हैं, मतलब सामर्थ्य के साथ क्या करते हैं? जूझन का मतलब क्या होता है? जूझना। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। बड़ घोड़ा महंगा किया एकण झाट उड़ंत। बड़ घोड़ा महंगा किया, युद्ध भूमि में योद्धा और घोड़े महंगे हो गए हैं। क्यों हो गए भाई? यहाँ कवि ने घोड़े महंगे होने का क्या कारण बताया है? युद्ध में घोड़े घायल हो गए हैं इसलिए महंगे हो गए हैं। घोड़ों का निर्यात बढ़ गया, घोड़ों की कमी हो गया, पराक्रमी योद्धा का युद्ध में आ गया। बिल्कुल, जब पराक्रमी युद्ध में आ जाता है तो एक के बाद एक वो उनको काटता जाता है, जिससे घोड़े महंगे हो जाते हैं। चलिए, सही सुमेलित कीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है क्या भाई? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, अवधि का प्रथम महाकाव्य पद्मावत, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास, अभ्रंश का प्रथम महाकाव्य श्रावकाचार। बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिला उत्तर? देखिए, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, लेकिन अभ्रंश का प्रथम महाकाव्य श्रावकाचार थोड़ी है। राइट आंसर ये होगा, ये गलत है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक ऐसी है जो क्रिया से नहीं बनी है। कमाई, पढ़ाई, भलाई, रुदन। पहले ना स्टार्टिंग में भी ऐसा ही देखता था, तीन एक जैसे ढूंढ के एक चौथा अलग कर देता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे, कमाई किससे बना है? कमाना, आपने उत्तर दे दिया होगा। रुदन किससे बना है? रोना। पढ़ाई किससे बना है? पढ़ना। भलाई किससे बना है? भला। पूछ क्या रहा है? क्रिया से बना हुआ नहीं है। तो ये तीन तो क्रियाएं हैं, ये नहीं है क्रिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। है ना अच्छा प्रश्न? चलिए आगे। समस्त स्वर होते हैं अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, घोष। अल्पप्राण, घोष, सघोष, महाप्राण। इसका उत्तर फटाफट दीजिए। समस्त स्वर होते हैं अल्पप्राण। देखो, आप जानते हैं कि सघोष और अघोष की ट्रिक याद करो। तिचो पांत है स्वरा सघोषा, तो इसका मतलब सघोष तो होते हैं। तो इसका मतलब इस ये और ये तो होगा ही नहीं, क्लियर है, सघोष तो होते हैं। ठीक है। द्विचय ऊष्म महाप्राण, इसका मतलब महाप्राण नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ये तो था ही नहीं। अब कौन से हो गए? ये हो गए। समस्वर क्या होते हैं? घोष। अशुद्ध कथन पहचानिए। चलिए, ये प्रश्न आप फटाफट देखिए, तब तक हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यहीं पर आप प्रश्न का उत्तर देखिए, और 1 मिनट के ब्रेक में मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग फटाफट क्वेश्चंस देखिए।
चलिए, अब तक आपने आंसर देख लिया होगा इसका, और आपको ब्रेक भी मिल गया होगा, क्योंकि ये लगभग 54-55 मिनट की क्लास हो चुकी है, और आपको शेयर भी करना है, भूलना मत, बोर मत होना। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन का पेपर हल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितनी आप तो बैठे बैठे रजाई गुदड़ों में बैठे हुए हो, है ना, मैं तो यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू मुझे तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पसीना भी है। बताइए, सर्दी में भी गर्मी का एहसास, गुरुजी खोल दो तो इन्हें, नहीं चलने दीजिए। अशुद्ध कथन पहचानिए। प्रथम वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श श श ह महाप्राण होते हैं क्या? महाप्राण कृतिक बताओ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यरल। तो इसमें देखिए आप, तिचोपांत हस्वरा होता है, ये देखिए सभी वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और श श श अघोष। तो इसमें क्या होता है, पहला दूसरा और तीन भाई ये अघोष होते हैं, क्योंकि ये ह जो होता है ये सघोष होता है। तिचोपांत ह स्वरा सघोषा। तो यहां ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मन थे परस हरि रे चरण, यहां मीरा का भाव कौन सा है ना? मन थे परस हरि रे चरण, विनय रति कांत विस्मृति। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 65 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मन थे परस हरि रे चरण, तो इसमें देखिए कांत भाव यानी पति, वह दाम्पत्य भाव की भक्ति है। ठीक है, मन थे। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर, यहाँ अकोर शब्द का अर्थ क्या है, पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, अपने पास कोई पूरा सिलेबस तो है नहीं ना, टॉपिक है, तो एक मान लो एक टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन का मैटर है, उसमें मैंने शिक्षण विद्या दी नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा सर एक ही एक के डाल दिए, लेकिन ये बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ अकोर शब्द का क्या अर्थ है? देशु प्राण अकोर, अकोर मतलब मैं क्या कर दूंगी, प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगी। आगे चलते हैं। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत, आप जानते हैं कि मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक स्वर होता है संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। विवृत कौन सा होता है? तो आपको उत्तर मिल गया होगा बी। और मध्यम स्वर को, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ, जिसमें सबसे कम मुंह खुलता है। आपने अगर वो सारणी आपको आती है अगर, तो आप जानते हैं कि सारणी में यहाँ होते हैं संवृत और यहाँ होता है विवृत। तो यहाँ जब सबसे ज्यादा खुलता है तो सबसे कम कहाँ खुलेगा? संवृत में। तो राइट आंसर 68 में ए हो जाएगा। आगे चलिए, इनमें से किस वर्ग के में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? सभी विशेषण किससे बने हैं? संज्ञा से। भारतीय, दर्शनीय, आलसी, रक्षक, पैतृक, कमाऊ, सुंदर, शीतल, कैसा, ऐसे होते हैं ना प्रश्न। मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज बहुत बढ़िया, ऐसे एक प्रश्न होते हैं ना, तो आप क्या किया करो, गलत ढूंढा करो कि कौन सा नहीं होगा। जैसे भारतीय, दर्शनीय, आलसी, रक्षक, पैतृक, ये देखो कमाना से बना है। सुंदर, शीतल, कैसा, ये आप जानते हैं कि कैसा शब्द में जो है सर्वनाम से बना है। ठीक है, ये फिर से किससे बना है? सर्वनाम से बना है। अब आपको असली उत्तर मिल गया होगा, भारत, दर्शन, आलस। तो इसका राइट आंसर ये मिल गया। आगे चलते हैं। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई? जो विशेषण से बनी है। चाल चलन, परिहास, बचपन, बताओ देखें। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, जल्दी से बताओ देखें। ये किससे बनी है? बच्चा, यह परिहास, चाल चलन, ये तो सीधे नहीं, ये रहे देखो भव्य। भव्य से क्या बनी है? भव्यता। आगे चलिए देखें। गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश, इस पंक्ति में गणवई शब्द किसके लिए आया? ये तो हर गाइड में लिखा हुआ प्रश्न है ना, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना किसके लिए आया है। ये गणेश जी के लिए आया है। आपने पंक्ति देख, ऑप्शन बिना देखे उत्तर दे दिया था। ऐसे ही ये प्रश्न है, बाणी जग रानी वाले मैं चितानी मूड, इस पंक्ति में किसकी आराधना हुई है? देखिए, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं, बहुत ही मतलब एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में, जिनकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और भाषा देखिए, वाणी जग रानी वाले में चितानी मूड, है ना। जब इनके, हमें तो पढ़ने ही नहीं आते हैं, हम लोग तो पढ़ना भी नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ना नहीं जानते, अगर ऐसी भाषा पढ़े ना तो मतलब वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली भाषा होती है साहब। तो वाणी जगरानी में या इस पंक्ति में किसकी आराधना है? तो इसमें की गई है सरस्वती जी की आराधना। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के सबसे पहले, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, हम ध्यान से पढ़ते हैं, अरे भाई सीधा सीधा पूछ रहा है, पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, सबसे पहले किसने प्रयास किया था? शिवसेन सेंगर ने किया था, सर ग्रेसन, गौर तौसी या मिश्र बंधु? बताओ देखा फटाफट। तो आप देखिए, गौर सादा तौसी सबसे पहले उसने ही किया था। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लाता हूं। मैं क्वेश्चन कौन सा लाया हूं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो पेपर में, वैसी प्रैक्टिस कराऊंगा। आला उदल की वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में? पृथ्वीराज, विजयपाल, परमाल, और किसमें? आला और उदल की कथा। आला और उदल की कथा परमाल रासों में, आपको पता होगा।
75। रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नल्ल सिंह भाट, विजयपाल रासो। नल्ल सिंह भाट, विजयपाल रासो, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, जगनीक भाट, नरपति नालय और बीसल देव रासो। बताइए, देखिए नरपति नालय और बीसल, तो कौन सा असंगत है? ये इसकी है क्या, ये इसकी है क्या, ये इसकी है क्या, ये कौन सा इसकी, बताओ देखें अलग कौन सा है। आप जानते हैं दलपत विजय की है, किसकी है? खुमान रासो, दलपत विजय की है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मैंने अपना काम कर लिया। आप गांव से कब आए? आप काज महाकाज वह अपने आप चला जाएगा। बताओ देखें कौन सा होगा इसमें? मध्यम पुरुष सर्वनाम पूछ रहा है, तो देखिए अपना काम, आप काज, अपना, अपने आप, लेकिन यहां आप गांव से कब आए, बी ऑप्शन होगा। हिंदी में संयुक्त व्यंजन का सही निर्माण नहीं है। अरे वाह, ये क्या दे दिया, कश अतर ज य अ सर। हाँ, प्रश्न तो सही है और उत्तर भी एक ही है। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा सही निर्माण नहीं है? तो आपने उत्तर में निकाल लिया होगा, यहाँ श संकर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से जगनिक की रचना है खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। जगनिक की रचना बताओ, देखें जगनिक की रचना, जगनिक की रचना, साइलेंट कर दे फोन। इनमें से जगनिक की रचना खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज। आप देखो ये किसकी है? नरपति नालय की। ये किसका है? चंद्रवरदाई। ये अभी हमने पढ़ा दलपत विजय। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। राइट आंसर बी। आलाखंड इस रासो को कहा जाता है? परमाल, हमीर, पृथ्वीराज, राम। आलाखंड, अच्छा प्रश्न है ये। चलो आप, ये प्रश्न है, आलाखंड इस रासो को कहा जाता है, इसको परमाल रासो कहा जाता है। मुझे आप बताओ राम रासो किसने लिखा है? इसका राइट तो ये है, ठीक है ना, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये राम रासो जो है ये किसने लिखा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। देखें आपको ये पता है क्या राम रासो? जल्दी से बताओ। माधवदास चारण का है क्या? इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या, इधर। सर्वनाम कौन सा नहीं है? कुछ, कौन, क्या, तीनों सर्वनाम होते हैं, इधर सर्वनाम नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया। ये शब्द आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? आ गया होगा दिमाग में, ग्रेडसन, मिश्रबंधु, शिवसेन, सेंगर, गौरसर, तोसी। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया था ग्रियर्सन ने। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? बताओ देखें। अमीर खुसरो, स्वयंभू, अब्दुल रहमान वगैरह, कौन सा था? पुष्पदंत कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान। संदेश रासक वाड़े अब्दुल रहमान। आगे चलते हैं। वीर हुताशरण बोल में दिसे हेक न दोष, किस रस में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं? वहां कोई दोष दिखाई नहीं देता, और वो दोष है श्रृंगार है क्या? चलो बताऊं, डी, वीर रस है। कौन सा है? वीर रस। आगे चलते हैं। हथलेवे ही मूठ किण हाथ विलग्गा माए। यहाँ हथलेवे शब्द का क्या अर्थ है? हथलेवा संस्कार जो अपने समाज में होता है वो क्या होता है? हाथ का लेना होता है ना, केला थारो हाथ दे, यहाँ ले जाए, या विदाई होती है कुंडल पानी ग्रहण संस्कार को ही हथलेवा संस्कार बोलते हैं, आप सब जानते हैं। यह प्रश्न गलत कोई नहीं करेगा। अवधूत मत पर्यायवाची शब्द, अवधूत मत पर्यायवाची शब्द। आज की क्लास जो कंप्लीट देखकर पूरी आंसर की भेजेगा सबसे पहले, उसको साहित्य स्नातक के नोट्स भी, और मैंने कहा ना उससे मैं वो जो क्रैश कोर्स वाला कोर्स है वो एकदम निशुल्क दूंगा, ठीक है, और ज्वाइन करवाऊंगा, कल सुबह में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रोज देखोगे कि नहीं देखोगे। अवधूत मत पर्यायवाची शब्द किसका है? अवधूत मत, अवधूत किसको कहा था भाई? सूफी बोध सिद्ध नाथ, तो ये कहा था नाथों को। प्राकृत पैंगलम इस विषय पर केंद्रित है। लो भाई साहब, गजब प्रश्न आ गया, प्राकृत पैंगलम। चलो देखते हैं, अब तक जिनके एक भी गलत नहीं हुआ उनके कितने गलत होता है। प्राकृत पैंगलम इस विषय पर केंद्रित रचना है। काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र या फिर छंद शास्त्र? उसका राइट आंसर छंद शास्त्र है भाई, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर छंद शास्त्र है। खुमान रासो इस ग्रंथ के रचयिता। खुमान रासो किसने लिखा है? 3-4 बार आ गया, अब तो पेपर में आ जाएगा, गलत कराओ ना तो जूते पड़ने चाहिए भाई। क्या गुरुजी ढंग से बोलो, कोई तरीको को नहीं है।
हाँ तो अब 4 बार आ गया, अब भी गलत करके आओगे क्या? चलिए खुमाण रासो, आगे चलते हैं। दूध लजाणो पूत सम वलय लजाणो नाह, या नाह का क्या अर्थ है? दूध लजाणो पूत सम, और वलय, वलय कहते चूड़े को। ये भी मान लो आपसे पेपर में पूछ ले कि वलय किसको कहा जाता है, वलय कहते हैं चूड़े को। लजाणो नाह, नाह का मतलब होता है पति, नाह का मतलब होता है पति। न्याय भड़ा घर नारिया चूड़ो पोत सुहाग, कवि ने निम्न में से किसे राजस्थान में सुहाग का प्रतीक बताया है? राजस्थान में किसे सुहाग का प्रतीक बताया है? तो देखिए इसमें बताया है गजमुक्ता के हार को सुहाग का प्रतीक बताया। क्लास चल रही है ना? ओके, कोई वो मतलब 1 घंटे से ज्यादा होती है? ओके, थैंक यू। न्याय भड़ा कर नारी है, तो उसमें सुहाग का प्रतीक गजमुक्ता का हार है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा, पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। तो धनपाल की रचना कौन सी है भाई? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी भविष्य का। सरहपा की रचना कौन सी आप जानते ही हैं? दोहा कोश। राम सिंह की रचना कौन सी आप जानते हैं? पाहुड़ दोहा। पुष्पदंत की महापुराण है। तो समझ गए आप राम सिंह। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक इस साहित्य में रचे गए जैन, रासो, नाथ, सिद्ध। सबसे ज्यादा कौन सा साहित्य रचा गया था? ये बहुत, इसका प्रश्न रासो, नाथ, सिद्ध, ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा है ना? अजीब सा नहीं, प्रश्न तो अच्छा ही है। इसका उत्तर क्या होगा भाई? ये तो नहीं है, ये भी, ये सिद्ध भी नहीं है। देखो इसका जैन साहित्य ज्यादा रचा गया था, सर्वाधिक जैन साहित्य रचा गया था। चलो बताओ, एक आध तो मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती नहीं है, मैं सही बता रहा हूं जहां तक। बताओ ये गलत है या सही है? जैन साहित्य मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण की बात हो रही है। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सत्सई का मुख्य स्वर क्या है? वात्सल्य, श्रृंगार, वीर या हास्य? कौन सा तो ये ऐसे प्रश्न गलत तो नहीं करोगे? अब कईयों के दिमाग में क्या चलेगा, सर इतने सरल बना रहे। देखो सरल नहीं है भाई, सरल नहीं है। लास्ट में जब कमेंट करें तब देखना, ईमानदारी से कमेंट करेंगे। इन पेपर्स में भी हमने जब टेस्ट सीरीज ली थी, तो ऐसे पेपर में भी जैसे 150 क्वेश्चन है ना, तो लोगों के नंबर आए थे 90, 88, 110। अब बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है? 45 क्वेश्चन सही, 44 क्वेश्चन सही, 55 क्वेश्चन सही। अब ये देख लो रीजन क्या है। सरल उसको लगता है जिसकी तैयारी अच्छी है, बाकी सरल सरल कुछ नहीं होता। पढ़ावा ही नहीं हो तो क्या सरल है, क्या कठिन है? अच्छा वो पीछे वाला हो गया क्या प्रश्न? हाँ ये हो गया, नहीं ये हुआ नहीं था ना। हाँ इसमें तो वीर रस है। चलिए, मायड़ खाए दिखाए थण और धन बण धन पण वलय बताए, वलय बताए। मिश्रण में इस पंक्ति में धन शब्द का अर्थ क्या है? वलय का मतलब चूड़ा होता है, और धन का मतलब होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री। आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं जानता हूं। असंगत कथन छाटिए, चंद्रवरदाई छिप्पे का राजा है क्या? शिव सिंह सेंगर ने कहा है चंद्रवरदाई छंदों का राजा। नामवर सिंह, चंद्रवरदाई एक महाकवि, रामचंद्र शुक्ल। इसमें कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताओ देखें इसका राइट आंसर, बताओ कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ देखें। तो इसमें देखो ये तो शिव सिंह सेंगर है, नामवर सिंह है, रामचंद्र शुक्ल है। चलिए इनमें से कोई नहीं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित, हिंदी का मतलब हिंदी गद्य में रचित है। बताओ देखिए वो रचना कौन सी है जो मैथिली हिंदी गद्य में रचित है? वो रचना है वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है भाई दोस्तों? वर्ण रत्नाकर। आगे चलते हैं। वेण सगाई वाली पे खींचे रसपोस, या वेण सगाई किसे कहा गया है? वेण सगाई क्या है? पहनावा है, अलंकार है, त्योहार है, उपयुक्त सभी है। तो इसका उपयुक्त सभी देख लिया, फिर तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। कर दें उपयुक्त सभी? कर दे क्या? नहीं करना है। ये राजस्थानी भाषा का एक वेण सगाई अलंकार है। वयन सगाई वेश मिल्या सांच दो क्षण मटे। इस पंक्ति में दो क्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दोष किसे कहा गया है? मानसिक विकार, अपराध, काव्य दोष या शारीरिक विकार? तो ये तो सिंपल सी बात है, मानसिक विकार है ना। नहीं, काव्य दोष। कौन सा है? काव्य दोष। चलिए सरल प्रश्न है ये, कठिन नहीं है इतने। पृथ्वीराज रासो से संबंधित कौन सा कथन, कहानी नहीं है, कथन है ये, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है। ओ माय गॉड, पहला ही ऑप्शन लग रहा है सर में तो। पृथ्वीराज रासो ने श्याम सुंदर दास ने, पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास ने वृहद महाभारत क्या कर पुकारा है? इन्हें लघुत्तम संस्करण में क्या 1300 छंद है? रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है। ये भी प्रश्न बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया प्रश्न। बताओ देखें, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। जो अब तक कहते हैं ना कि हमारे एक भी गलत नहीं हुआ, उन साथियों को बता दूं
कि जब भी इंडिया क्रिकेट टीम में कोई खिलाड़ी 99 पर पहुंचता है तो खतरा हो जाता है, और अभी भी आप 99 पर पहुंचे हुए हो। तो चलिए बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें लघुत्तम संस्करण 14 विवाह रासो पिंगल, तो अधिकतर आंसर यही आएगा ए, लेकिन इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास ने नहीं कहा है, बल्कि वृहद महाभारत का है भगीरथ मिश्र ने। किसने कहा है? भगीरथ मिश्र ने कहा है वृहद। और नगेंद्र ने क्या कहा है? विशाल घटना को उस कहकर पुकारा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुख की संवाद कहा है। ठीक है। और आज की क्लास का 100वां प्रश्न है, इनमें से आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। एक ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं माना जाता, बताएं देखें वो कौन सा ग्रंथ है। ये प्रश्न गलत कर दिया ना तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बताओ देखें कौन सा इसका 100 क्वेश्चन है। शतक लगने के बाद खुशी होती है। सरल प्राकृत खुसरो विद्या पद्मावत है क्या? पद्मावत तो सूफी काव्य धारा का है, तो ये राइट आंसर होगा। चलो अब एक बार फिर से बता दो मुझे, 100 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, अब तक एक भी गलत नहीं हुआ, ऐसे कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ देखें। चलिए, द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पत्रकार ने समाचार लिखा। द्विकर्मक क्रिया कहाँ? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा, या क्योंकि यहां पर प्रथम प्रेरणार्थ का कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? द्विकर्मक क्रिया। रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीत कल से बीमार है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका, इसमें कौन सा होगा द्विकर्मक क्रिया? तो द्विकर्मक क्रिया इसमें होगा संगीता ने राधा को पुस्तक दी। मंद मंद चढ़ी चलो चेत निशि चंद चारु, मंद मंद चांदनी पसारत लतानी में, मंद मंद जमुना तरंगिन हिलोरे लेत, मंद मंद मोद मंजु मंजुलिका सुमन थे। यहाँ काव्य गुण कौन सा है? अब आप भी मंद मंद स्थिति में सोच के देखोगे तो आपको मंद मंद मंद, अब इतना बताते ही तो मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने उत्तर दे दिया होगा और मुझे धन्यवाद कर रहे होंगे कि हाँ सर ठीक बताई माने एक पहचान। और वैसे भी सुनने में तरंगिणी हिलोरें ले रही है, लताओं का वर्णन है, सुमन फूलों का वर्णन है, ऐसा वर्णन आपको कहाँ मिलता है? माधुर्य गुण में मिलता है। कहाँ मिलता है? माधुर्य गुण में मिलता है। अच्छा इसमें तो ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो इसमें एक दो गलती रह गई है। गलती क्या रह गई? इसमें क्या है, आंसर लगाए हुए दे दिया, तो ये लास्ट में चेंजिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, प्रश्न बाद में चेंज किए हुए हैं तो इसमें आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या बताएंगे? दो दो आंसर आ रहे हैं। तो जिन चरण गोवर्धन धार्या, चलो आप ईमानदारी से प्रश्न देखना, एक बार आप देखना कि आपको आता है या नहीं आता। दो चार प्रश्न में आंसर लगाया हुआ है। जिन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवा हरण, तो यहाँ पे मधवा का छायांकित अर्थ क्या होता है? तो आपने ये पढ़ रखा है, आपको याद भी है सबको कि मधवा का अर्थ क्या होता है? इंद्र होता है, क्योंकि मधवा यानी इंद्र का जो गर्भ था वो हरण किया था। कोई बात नहीं, दो चार का आंसर है। बीसल देव रासो से संबंधित कथन सही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनाया था, लेकिन आपके सामने आंसर आ गया है। तो चलिए, आप तो प्रश्न तो मिला कम से कम। क्या बीसल देव रासो 125 छंदों की प्रेम परक रचना है क्या? बीसल देव रासो में 125 है, बिल्कुल है। यह वीर गाथात्मक काव्य न होकर गीत काव्य, बिल्कुल बीसल देव रासो तो गीति काव्य है, मतलब गीत काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को राजस्थानी मानना है क्या? बिल्कुल मानना है, लेकिन तृतीय खंड में दोनों का मिलन है। नहीं, ये कौन से खंड में मिलन होता है? चतुर्थ। अब मुझे बताओ, ये आंसर नहीं भी लगा होता तो क्या आपको पता नहीं होता क्या? आपको पता होता, आपने पढ़ रखा है। ये छोटी मोटी गलतियां रह जाती है, आपको पता है, मुझे ज्यादा इतना नहीं है। बस्यो म्हारे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहभाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बना विशाल। इस पद में आश्रय विभाव क्या है? आश्रय विभाव, आश्रय और विषय क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? विभाव। विभाव का भेद हो, विभाव के दो भेद होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है आलंबन, कौन सा होता है? और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन फिर दो प्रकार का होता है, एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। क्या होता है? विषय होता है। उद्दीपन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वकीय और एक होता है परकीय। तो दो प्रकार का उद्दीपन होता है। आश्रय वो जिसके मन में भाव जागृत होता है, विषय वो जिसके कारण जागृत हो रहा है। तो यहाँ पे आश्रय कौन है? किसके मन में भाव जागृत हो रहा है? मीरा में। किसके कारण? कृष्ण, नंदलाल के कारण। तो विषय क्या है?
कृष्ण, और आश्रय क्या है, मीरा। ठीक है, अब इसमें आंसर नहीं लगा वापस। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे अट्टहास, कर अट्टहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाग पिशाची झुंड उठे। यहाँ कौन सा काव्य गुण है, तो आप बताएं। ये नाम आए, ये देखो, भूमि पर रुंड, अट्टहास, अरिमुंड, शत्रु के सर, पिशाच, रण भूमि का उल्लेख हो रहा है, तो वहां पे कौन सा गुण कर दोगे आप, ओज। अब सपोज यहाँ उत्तर लगा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ओज। आगे चलते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। यहाँ कौन सा काव्य गुण आया है, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। क्या यहाँ पे माधुर्य है क्या, तो इसको तो काट दो, समता कोई होता ही नहीं है। अब इन दो में से आपको फाइनल करना है। तो इसमें आप देखेंगे बुंदेलो हर बोलो के, ये ओजस्वी तो है, किंतु सीधे सीधे समझ आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण होगा। क्योंकि जहां भाव जरूर होगा वीरता का, लेकिन हमें समझ आ जाए ना, वहां पर क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। आप जानते हैं कि प्रसाद गुण में सारे रस होते हैं। देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी, और निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या राम कुमार वर्मा का। तो आपने अब तक ये आंसर दिया कि नहीं दिया, दे दिया, तो इसका राइट आंसर होगा स, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए, विशेषण से बनी है, तो आप देख लीजिए पहले कौन सी किससे बनी है। चलिए बताइए, उत्तर देखें, मैं तब तक लिखता हूं यहाँ पे। ये भैया लड़का से बनी है, आप अपना दीजिए, मैं तो अपना दूंगा, मेरा चीटिंग मत करना। ये मम, ये नवीन। अब ये पूछ रहा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो बताओ देखिए इसमें से कौन सी है। तो आप जानते हैं नवीन से नवीनता बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बताओ। समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। ये तो प्रश्न है, हर किताब में मिलेगा आपको, पीछे आया हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता। चलिए असुमेलित कीजिए, असुमेलित छांटिए। कुवलय माला उद्योतन सूरी की है क्या, जसहर चरयु स्वयंभू की है क्या, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है क्या, परमात्मा प्रकाश जोइंदू की है क्या, बताओ देखें। क्या प्रश्न है, उत्तर मिल गया या नहीं मिला, मुझे तो मिल गया। जसहर स्वयंभू की तो पौमचर्यु है, तो इसका मतलब नहीं होगा। राहुल साकरात्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश, दोहा कोश में कवि की रचनाएं, हाँ दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित हुई है, बताओ देखें जल्दी से। लुइप्पा, गोरखनाथ, जालंधरनाथ या सरहपा, तो दोहा कोश किसकी मान जाती है, सरहपा की। एक डंडी गणेकरी भूले कुल साभाव, यहाँ कवि ने किसकी निंदा की है, यहाँ कवि ने किसकी निंदा की है, जल्दी से बताओ देखें। यहाँ कवि ने किसकी निंदा की, एक बात और बताऊं आपको, चलो इसमें आप पहले बता दो। एक डंडी गणेकरी भूले कुल स्वभाव, यहाँ कवि ने किसकी निंदा की है, बताओ। गुलाम, गुलाम शासकों की इसकी निंदा की। हाँ, मैं जो प्रश्न पत्र डालूंगा, अपलोड कराऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पर, प्रश्न पत्र डालूंगा, ये सारे 150 क्वेश्चन, वो 150 क्वेश्चन इस क्रम में नहीं होंगे, पहली बात एक याद ये भी रखना। वो 150 को मैं पीपीटी भी डालूंगा और क्वेश्चन भी डालूंगा। एक बार आपने पढ़ लिया, अगर आपको समय मिले तो फटाफट एक बार और हल कर देना, समझ रहे हो बात को। इस क्रम में मैं दोनों डाल दूंगा, अगर आपने उत्तर इस क्रम में लेकर के तो पीपीटी का सहयोग ले लेना, और आप एक बार वापस हल करना चाहो तो वो प्रश्न पत्र ले लेना। उस प्रश्न पत्र में आप देखोगे तो प्रश्नों का थोड़ा क्रम चेंज कर दिया, ताकि एक बार आप बिना देखे हल करो। बहुत फायदा मिलता है साहब, जितना ज्यादा 15 मिनट में हल कर सकते हो, क्योंकि पढ़े हुए प्रश्न है, 15 मिनट मात्र। कौन सा ओएमआर सीट थोड़ी पढ़नी है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिषवर ठाकुर, स्वयंभू। उत्तर दो जल्दी, दे दिया। चलिए, ज्योतिषवर ठाकुर। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा क्या कहते हैं, जिसमें अपभ्रंश भी हो, राजस्थानी भी हो, ब्रज नहीं हो। बस आपके समझ में आ गया, सर उसे डिंगल कहते हैं, क्योंकि पिंगल में ब्रज होती है। आगे चलते हैं। मीरा की भाषा पिंगल से प्रभावित है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक कहां है, अनिश्चयवाचक में 3 ही होते हैं, कोई किसी कुछ, सी ऑप्शन राइट होगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए देखें। इसमें होगा, इसमें होगा, जल्दी से बताओ। उसे, जिसे, कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। क्लास चल रही है ना भाई, क्लास चल रही है क्या, चल रही है, ध्यान रखना थोड़ा है ना।
समली और निसंग भक अंबक राह न जाह, अंबक राह न जा, यहाँ समली शब्द किसके लिए आया? ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, समली किसके लिए आया है? समली कौवे के लिए आया ना? नहीं आया रे, चील के लिए आया है ना? और वो क्या कहना चाहती है इसमें? वो कहती है कि मेरे पति की आंखों की ओर मत जाना, बाकी तू सारे शरीर खा सकता है, क्योंकि मैं जब सती हूं तो मेरे पति अपने आंखों से देखे। तो यहाँ पे समली का अर्थ है चील। लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहां उदास, इस पंक्ति में लाज शब्द का क्या अर्थ है? आराध्य की लघुता, सिर पर रखा हुआ बोझ, अपने लघुत्व के कारण शर्मिंदगी, राज्य शासन का भार। गजब प्रश्न है। लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहां उदास, है ना? तो ये अपने लघुत्व के कारण शर्मिंदगी। हाँ ठीक है, बढ़िया प्रश्न है ये। 120 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दमंगल बिन अपचो दियण बीर धनीरे, बीन धनीरो धान, वीर धनीरो धान। मिश्रण ने इस पंक्ति में दमंगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दमंगल शब्द का प्रयोग किसके? धन, पृथ्वी, युद्ध या कल्याण? उत्तर मिला आपको? चलो, उत्तर है सी। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताओ, देखें। इसका राइट आंसर होगा खुसरो। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने तो ये क्वेश्चन उस गाइड से लिए हैं, सर ये तो वहां से लिए हैं। ये मैंने आपको क्या कहा, इसमें 40 के करीब क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन जहां से अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है सर तो किताबों से हम नहीं लेंगे अच्छे क्वेश्चन, तो फिर कहां से लेंगे? उस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं तो हम अच्छे क्वेश्चन का सहयोग लेंगे। तो ये संकीर्ण मानसिकता ना रखें, और बढ़िया 10 आप खुद देख लो ना, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि वास्तव में प्रश्न आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे? यही तो है। अब बाकी देखो, विद्वानों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के ग्रंथ के लेखक कौन सा है? वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? शिव कुमार सिंह, गोविंद त्रिगुणायत, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो आप उत्तर दीजिए फटाफट। दे दिया उत्तर? चलिए, देखो आप जानते हैं कि आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा, दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है, केवल हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, हिंदी साहित्य का वृद्ध विकास नगेंद्र ने लिखा है, और हिंदी साहित्य भूमिका आदिकाल उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं, है ना? और वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। ठीक है, तो ये काफी हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ठीक है, असंगत है तेज तेजी आप आपा खेलना खेल धैर्य धैर्यता। जल्दी से बताओ असंगत कौन सा है? इसमें एक असंगत है, बता दिया आपने। देखो, तेज से तेजी बनता है, आप से आपा बनता है, खेलना से खेल। धैर्य शब्द ही गलत, मतलब धैर्य सही है, धैर्य से धैर्यता शब्द गलत है। धैर्य से धैर्य खुद ही भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा से ये गलत भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है, इसलिए आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? ईमानदारी, सौंदर्य, प्रथम प्राथमिकता, मनुष्य, स्वास्थ्य। मैंने कहा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा गलत उत्तर निकालो। जैसे विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो आप देखो धैर्य, गौरव, पशुता, विशेषण। तो आप जानते हैं ये तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये किससे बनी है? पशु से बनी है। खैर पहले आप उत्तर दे लो, आपने उत्तर दिया ही नहीं होगा। मेरी तो क्या है, अब देखो 150 क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दबाजी भी रहती है, लेकिन बस हिम्मत रखो, थोड़ा सा है, 20-25 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है। उत्तर दे दिया ना अब तक आपने? पशु है इसमें। छोटा लड़का, ये देखो लड़का संज्ञा, तो ये संज्ञा से, और ये भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा से संज्ञा बनी है। मनुज, स्वास्थ्य, नैतिकता, फिर यहाँ मनुज, लेकिन यहाँ ईमानदार, सुंदर, प्रथम, ये तीनों विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 26। अब हम उल्टी गिनती की ओर चल पड़े हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा बताइए। बालक, सुंदर, दौर्बल्य और 55। बताइए भाववाचक संज्ञा कहाँ है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा आपको मिली, बालक, सुंदर, दौर्बल्य, 55। तो इसमें ये भाववाचक संज्ञा है ना? दुर्बल से दौर्बल्य, या दुर्बल से दुर्बलता भी बनता है, दौर्बल्य ही भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, पंथ। बताओ, देखिए एक शब्द है जो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, बाकी ये तीन विशेषण है, ये पंथ होगा। आगे चलते हैं। घंटी बजी कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ कौन सा सर्वनाम है? निज, अनिश्चय, पुरुष, अनिश्चय। जल्दी से बताओ, देखें। तो इसमें आप सबने उत्तर दे दिया होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का समझदार है। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसका मुंह गोल है। इसमें संख्यावाचक विशेषण कहाँ है? क्या पूछ रहा है ये? संख्यावाचक विशेषण कहाँ है? इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, ये रहा, और कहीं संख्या नहीं है ये, कहीं पर भी एकमात्र संख्या यहीं आई है, सी राइट होगा। बस 30 पर आ गए, 20 क्वेश्चन और है इसके बाद में। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये हो गया गलत प्रश्न, मतलब ये आपके गलत हो सकता है। गोविंद ने राम को जगवाया,
रमेश ने सोहन को डराया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, अध्यापक ने छात्र को पेन दिया। क्या गजब प्रश्न है। बनाया किसने है? गोविंद ने राम को जगाया, रमेश ने सोहन को डराया। अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, कम से कम 400-500 लाइक आ जाना चाहिए। 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, है ना। वो क्या हम चितवात है, चितवो नहीं हरी। मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे हो। बस ऐसा करोगे? अरे महत्व समझो, इनका महत्व समझो। ऐसी क्लासें ना तो मिली थी हमें जैसी क्लासें आपको देने का प्रयास है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे, सास भी कभी बहू थी, है ना। तो जब हम स्टूडेंट्स थे तब हम सोचते थे कि इस टाइप से कोई पढ़ाए ना, मजा आ जाए। लेकिन एट प्रेजेंट आपको उसी टाइप से पढ़ाया जा रहा है, एक विद्यार्थी की तरह। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, और इसीलिए मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं। जो अच्छा लगे वो आपसे शेयर करता रहता हूं। तो आपको बहुत बढ़िया चीजें देखो, वो ये तो आपको पता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। रमेश ने सोहन को डराया, लेकिन डरा तो सोहन है ना। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ भी शामिल है ना दूध पिलाने में, ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। लेकिन अध्यापक ने छात्र को पेन दिया, ये सिंपल क्रिया है, तो यानी ये द्विकर्मक का उदाहरण है। बाकी तीनों प्रेरणार्थक हैं, ये द्विकर्मक का उदाहरण है। बाहर कोई शर्मा जी आए, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? बाहर कोई शर्मा जी आए हैं, इस वाक्य में कोई क्या है? इस वाक्य में कोई सर्वज्ञ सर्वनाम विशेषण या अव्यय क्या है? तो आप ध्यान रखें, इस वाक्य में कोई जो है अच्छा उत्तर देना था, उत्तर दो भाई। क्या है? कोई दे दिया उत्तर। इसमें कोई जो है वो विशेषण है, संकेतवाचक या निर्देशवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। बस 18 क्वेश्चन और। किस क्रमांक में य स्वर का सही उच्चारण है? य कहां से बोला जाता है? उच्चारण स्थान क्या है? दे दिया उत्तर। चलो इतनी देर में तो ये उत्तर आ जाते हैं। इचु यसा नाम तालु तालव्य है। ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। सबसे पहला दूसरा प्रश्न यही आया था, ओ ओ, है ना। ओ के कंठोष्ठ में, तो ए दे तो क्या है? ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ठ में। निम्न में से नासिक के व्यंजन नहीं है। अ ये यहां माने, इस बिंदी को यहां माने, ठीक है। अ ग य और च, तो नासिक के, ये च नासिक के नहीं है। निम्न में से अर्ध स्वर माने जाते हैं। य व श श श ह ख ज फ। बताइए अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन, बताओ देखें। ये है अर्ध स्वर। ग्रहित व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? 4, 6, 5, 7। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे सरल प्रश्नों को धैर्य से हल करना चाहिए। ये पूछ रहा है ग्रहित व्यंजनों की संख्या क्या? जल्दी से बताओ। उत्तर दिया आपने सबने, और मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, ये मत सोचना मैं नहीं देख रहा, ठीक है। क ख ग स प आ। कितने हो गए? 3 3 6। प्रश्न क्या है? ग्रहित व्यंजनों कुल संख्या कितनी है? बताओ किस किसने 6 आंसर दिया, जल्दी से बताओ देखें। दे दिया, वेरी गुड। गलत दिया, इसका राइट आंसर 5 होगा। ये क्या पूछ रहा है? ग्रहित व्यंजनों की संख्या। व्यंजन कितने हैं? 5 है। ये एक स्वर है, तो ग्रहित स्वर 1, ग्रहित व्यंजन 5, ग्रहित वर्ण 6। तो इसका राइट आंसर व्यंजन है, तो 5 पूछा है। अब बताओ किस किस का सही हुआ। ये जिसका सही होता है ना, वो राइट वाला जो सिंबल आता है ना एक, वो लगा दिया करो। गलत हो तो वो क्रॉस वाला लगा दिया करो। कंपन के आधार पर वर्ण क्या है? कंपन, गूंज के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अब दोनों कोई नहीं। तो कंपन के आधार पर आप जानते हैं कि घोष और अघोष दोनों होते हैं। वो प्राण वायु, श्वास वायु के आधार पर होते हैं। कवि ने कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम, धृष्टता पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहाँ कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। अब आपको बताया अक्रमत्व कहाँ है? अमानुषी भूमि, अवानरी करो वहां पर। अब आप बताओ, जल्दी से उत्तर दे दो इसका। क्लिष्टत्व कहाँ होता है? नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं वहीं चला जाता हूँ। क्लिष्टत्व वो कठिन अर्थ, अजा सहेलिता सूर्यपुता जन्य भरतार। अप्रतित्व दोष कहाँ होता है? ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें लोक प्रसिद्ध अर्थ विस्मय या गोदावरी, अमृतन को फल देत, वो होता है। श्रुति कटुत्व, जो कानों को कटु लगता है, तो ये होता है डी। डी राइट होगा। नृपमो को है दीजिए अथवा मत के चंद्र। लो इतनी देर से बोलते बोलते आ ही गया। अब बताओ यहाँ पर कौन सा है? बताओ जल्दी से। बता दिया, इसमें है दुष्क्रमत्व। दुष्क्रम, क्रम पहले जो बढ़िया चीज मांगी जाती है, बाद में घटिया चीज मांगी जाती है। कदली सी भुजंग मुख स्वाति, एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल 3। यहाँ कौन सा काव्य गुण है? अब देख लो क्या है यहाँ पर। ये इस दोहे का भाव समझिए, क्या कहना चाह रहा है। मैंने आपको कब से मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने लगता है 2 घंटे में लगभग 1000 शब्द से ज्यादा बोल दिए होंगे। 1000 क्या 10,000 से ज्यादा बोल दिए होंगे। इसमें आपको क्या नीतिपरक बात हो रही है? नीतिपरक बात हो तो क्या कर देना? प्रसाद गुण कर देना। समझ आ गई बात?
बस 9 प्रश्न हो रहे हैं। आचार्य भरतमुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? भरतमुनि ने काव्य गुण कितने बताए हैं? भरतमुनि ने 9। एक है जिसने शांत रस को गुण नहीं माना है, कौन है भाई, बताना मुझे। नहीं। हाँ, जैसे उन्होंने, अच्छा वो रस है क्या? हाँ सॉरी, गुण नहीं है, वो रस टॉपिक है, ठीक है। गिरधर म्यारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, यहाँ शब्द गिरधर में कौन सा समास है? बताइए समास कौन सा है गिरधर में? बता दिया, अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि कौन सा है? गिरधर, गिरि को धारण करने वाला डी। सुभग शीतल कमल कोमल ज्वागत ज्वाला हरण, यह छायांकित पद में सुभग शीतल ये क्या है? सुभग शीतल क्या है? बताओ देखें। सुभग शीतल, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया ये भी। मतलब ये पूछ रहा है सुभग शीतल क्या है, क्या विशेष विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्या है? चल, तो इसका मतलब शीतल से एक शब्द बनता है शीतलता, तो इसका मतलब शीतलता भाववाचक है, तो ये तो संज्ञा नहीं है। और विशेष्य हमेशा संज्ञा ही होती है, सर्वनाम है ये नहीं। कौन सा उत्तर है? विशेषण। कौन सा है? विशेषण। महारो प्रणाम बांके बिहारी जी मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा, यहाँ छायांकित पद में प्रणाम का क्या अर्थ है? परिणाम, जवाब, प्रणाम या प्रमाण? अब जल्दबाजी में प्रणाम और प्रमाण आपको दिखाई नहीं देगा और आप गलती से परिणाम कराओगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रणाम। कौन सा होगा? परिणाम। अब मैं धीरे धीरे करता हूँ, 5-6 प्रश्न बचे हैं। अब थोड़ी एनर्जी ले आइए, और आपने बहुत अच्छा साथ दिया। देखो आपने अपने लिए दिया, हमारा लक्ष्य एक है आपका सिलेक्शन। री को अंतर्निहित किया गया है स्वर, व्यंजन, अयोगवा, पृथक वर्ण में। री किसमें शामिल होता है? अब सिंपल सा प्रश्न है लेकिन हम सोचेंगे क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। री को शामिल किया गया है स्वरों में, अ, आ, ई उ री। अयोगवा में कौन सी होती है दोस्तों? जिनको अयोगवा दिमाग में आ रहा है, वो ये दो ही होते हैं अयोगवा। अयोगवा जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो ये दो ही होती है, अंग और है, ठीक है। अनुस्वार, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। कुछ पृथक वर्ण नहीं, इसका स्वरों में अपने तो 11 स्वरों में शामिल है ये, ठीक है। फालतू ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? ये लो आ गया उत्तर। अभी मैंने बताया था अनुस्वार और विसर्ग क्या है। क्या है अनुस्वार और विसर्ग? ये है स्वर, व्यंजन, अयोगा, द्विगुण। तो ये क्या है? अयोगा। द्विगुणी कौन से हैं? ये है द्विगुणी, ड और ढ, ये द्विगुणी व्यंजन कहलाते हैं, उच्चिष्ट कहलाते हैं, है ना, ताड़नजात कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में सर्वाधिक विवादित क्या है? हिंदी जो वर्णमाला है उसमें सबसे विवादित क्या है? जैसे रासों में सर्वाधिक विवादित ऐतिहासिकता है, इसी तरह उसमें सर्वाधिक विवादित क्या है? वर्णों की संख्या, वर्णों का विभाजन, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का मानकीकरण। बताओ देखें क्या है सर्वाधिक विवादित? सबसे बड़ी बात है इसमें वर्णों का मानकीकरण। अब अंतिम 3 क्वेश्चन है, और अंतिम 3 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। देखते हैं। आ ई उ री के संबंध में असत्य, ये हिंदी के स्वर है क्या? ये स्वरों के दीर्घ रूप है, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इनके उच्चारण में दुगना स्वर लगता है। असत्य पूछा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर सही दे दो। सोच लो। दे दिया? ठीक है। हिंदी के स्वर है क्या? है साहब। स्वरों के दीर्घ रूप है क्या? चलो इसमें सोचते हैं। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं क्या? नहीं बनते। दुगना समय लगता है, या प्लुत में 3 गुना लगता है, दीर्घ में दुगुना लगता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन राइट आंसर इसका बी होगा। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ? जो जीता वही सिकंदर, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, राम का भाई बीमार है, संबंधवाचक प्रयुक्त। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, सीता का संतोष से बहन का संबंध क्या दे दिया? चलो, अपने को पूछा है संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, कहां हुआ है? जो जीता वही सिकंदर। इसमें राइट आंसर ये होगा। अब आपको ये लगेगा ये नहीं है, इसका राइट आंसर है जो जीता जो वह। यस,
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। असमापिका क्रिया नहीं है, असमापिका क्रिया नहीं। राजेश चलते चलते थक गया, वह दौड़ता हुआ आया। मोहन पुलिस देखते ही भाग गया, आते जाते ध्यान रखना चाहिए। अरे सर, ये क्या प्रश्न दे दिया, कंफ्यूज कर रहा है, चारों में लग रहा है। असमापिका क्रिया एक में नहीं है, बताओ देखें किस में नहीं है असमापिका क्रिया। 150वां प्रश्न सही दे दो ना, तो फटाक से मुझे एक के बाद एक साथ कमेंट आने चाहिए कि सर हमारे इतने सही हुए, हमारे इतने सही हुए। और इसका राइट आंसर है, देखो ये इसमें यहां पर ये तात्कालीन क्रिया है। कौन सी क्रिया? तात्कालिक क्रिया है। बाकी तीनों में असमापिका क्रिया देखते ही, खेलते ही, उठते ही, बैठते ही तात्कालिक। तो 150 में सी। अब दोस्तों आ चुका है समय, आपका स्कोर क्या रहा, 150 में से कितने प्रश्न सही हुए, और जितने सही हुए और कितने गलत हुए आप जरूर जरूर बताएं। और मैंने कहा था सबसे पहले जो आंसर की मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा सबसे पहले, उसको मैं आज क्रैश कोर्स पे फ्री ज्वाइन करवाऊंगा। देखते हैं आप में से वो लकी विजेता कौन होगा, है ना, वो लकी विजेता कौन होगा। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत मेहनत से पेपर तैयार किए गए हैं। आप इनका सदुपयोग, इनका महत्व समझें, आप इनको ठुकराएं नहीं, और कल भी टाइम निकाल कर जरूर आएं। ये 1.5-2 घंटे आपके जाया नहीं जाएंगे। इसमें आपके मंथन होगा, पूरे पढ़े हुए का मंथन होगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। और अगले जो 5 मिनट आप मुझे बिल्कुल, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप फटाफट काउंट करके और बता दें मुझे, ईयरफोन लगाए रखें ताकि मेरे सुनते भी रहें। और फटाफट कॉपी में आपने लिखा होगा, मैंने कहा तो था, कुछ ने नहीं मानी होगी बात, मैं जानता हूँ। तो आप मुझे बताएं कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और जैसे ही मुझे बताएं क्लास समाप्त हो, उसके बाद एक बार अपने साथियों से शेयर जरूर करें कि चारण सर ने आज एक भाई की तरह फर्ज निभाया है, और 150 क्वेश्चन की क्लास, जबरदस्त क्लास आप तक पहुंचाई है, मेहनत करके पहुंचाई है। इसकी वैल्यू समझें, और कल मुझे इससे ज़्यादा ऑनलाइन चाहिए, लाइव चाहिए। मैं बस इतना ही चाहता हूं, बाकी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, टेक केयर, धन्यवाद।